हेलो नमस्कार, वेलकम टू इनकलकेट लर्निंग। सो चंडीगढ़ जेबीटी का जो एग्जाम होना है जी, वैकेंसी जो निकली हुई है, उस एग्जाम में टीचिंग एप्टीट्यूड आपका आ रहा है 15 मार्क्स का, और उसी से रिलेटेड जो पहले एसएसए के अंडर एक कॉन्ट्रेक्चुअल एग्जाम हुआ होगा सेम वैकेंसी पे, सो उसमें 15 क्वेश्चंस हमारे पास रेफरेंस रहेंगे, यानी वो पीवाईक्यू रहेंगे 15, जिसके बेसिस पे मैं आपकी आज ये मैराथन करवाने वाली हूँ। मुझे पर्सनली नहीं लगता है कि आज की मैराथन अगर आपने अच्छे से देखी, कॉन्सेप्ट्स समझे, तो आप क्वेश्चन सोल्व नहीं कर पाएंगे। तो देखो 15 में से आप जब ये देखेंगे ना पीवाईक्यूज भी, तो भी एक दो क्वेश्चंस तो आपको कई बार वेग मिल जाते हैं, जिसमें आपको आइडिया नहीं होता कि कोई भी ऑप्शन हो सकता है ऑन द बेसिस कि जिस जो एग्जामिनर है जिसने ये पेपर सेट किया है उसके बेसिस पे आपका आंसर हो सकता है, और आप उसको चैलेंज भी नहीं कर पाएंगे क्योंकि उसकी कोई भी एक्सप्लेनेशन जो है वो जस्टिफाइबल लगेगी आपको। ओके, इसलिए तो एक दो क्वेश्चन के अलावा आप जो है 13 या 14 नंबर, 12 से 13 नंबर आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं इसमें आराम से। और अगर वो एक दो क्वेश्चन में कुछ गड़बड़ हुई तो वैसे भी ड्रॉप हो जाते हैं। सो पॉइंट सिर्फ इतना सा है कि 15 नंबर के लिए आपकी ये टीचिंग एप्टीट्यूड की क्लास मोर देन इनफ रहेगी, बिकॉज एज पर द सिलेबस चलेंगे और पीवाईक्यू के बेसिस पे चलेंगे, और जितनी भी इंपॉर्टेंट चीजें हैं, बिकॉज मैं एजुकेशन के फील्ड से हूं, सो टीचिंग एप्टीट्यूड कंपैरेटिवली हमें इजी लगता है, तो उस बेसिस पे मैं आपको आइडिया दे सकती हूँ कि अगर आप ये सोच के साथ, इस थॉट प्रोसेस के साथ क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेंगे तो किस तरीके से, अगर आपने वो चीज ना भी पढ़ी हो तो भी आप कैलकुलेटेड गेस कर सकते हैं। ठीक है, तो वो आइडिया आपको रहना चाहिए। बाकी सिंपल सा पेपर आएगा, एटलीस्ट टीचिंग एप्टीट्यूड की मैं आपको गारंटी दे सकती हूँ कि आपका यहाँ से अच्छा एग्जाम हो जाएगा। ठीक है जी। सो दिस इज प्रेजेंटेड बाय मी रवीना। वीडियोस इन्फॉर्मेटिव लगी तो इनकलकेट लर्निंग को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बाकी फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिएगा, और जिनको स्पीड ज्यादा लगे वो थोड़ी कम कर सकते हैं यूट्यूब पे, और जिनको कम लगे वो ज्यादा भी कर सकते हैं। इसीलिए ये क्लास लाइव नहीं हो रही है, सो ये आपके लिए अपलोडेड है, मतलब अपलोड कर दी गई है, तो आप अपनी स्पीड के हिसाब से वेरी कर सकते हैं चीजों को। ओके, ये आपका सिलेबस है जी, जिसमें लर्निंग एनवायरमेंट आपसे पूछा गया है, इंस्ट्रक्शनल फैसिलिटीज आपसे पूछी गई है, सपोर्ट मटेरियल क्या होना चाहिए जब इंस्ट्रक्शनल फैसिलिटीज की बात आती है, टीचिंग की पेडागोजी क्या रहेगी, इंक्लूसिव टीचिंग क्या होती है, डिजिटल मोड में इन्होंने बहुत ही स्पेसिफिक लिख दिया है, दीक्षा और स्वयं प्रभा दोनों ही इंपॉर्टेंट है जब नेट का या बाकी एग्जाम्स होते हैं, और जहां स्वयं प्रभा मेंशन है यहां से बहुत क्वेश्चन, मतलब डेफिनेटली फैक्चुअल क्वेश्चन स्वयं प्रभा से आता है। ओके, तो दीक्षा से भी, क्योंकि दीक्षा की फुल फॉर्म पूछ ली जाती है, तो दीक्षा और स्वयं प्रभा मोर देन इंपॉर्टेंट है, बाकी चीजें आपकी कॉन्सेप्चुअल पार्ट में चली जाएंगी। बट दीक्षा और स्वयं प्रभा में आपको कुछ एक फैक्ट्स याद रखने पड़ेंगे। आईसीटी बेस्ड टीचिंग जो है वो भी आपकी मेजरली कॉन्सेप्चुअल रहेगी। एनईपी 2020 इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, मतलब अगर 15 नंबर है तो यहां से आप मेरे हिसाब से कम 2 क्वेश्चन तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि जब से एनईपी आई है, जो भी एग्जाम्स हुए हैं, एनईपी से 2-3 क्वेश्चन ना आए हों, क्योंकि यहाँ पे 15 ही क्वेश्चन है टीचिंग एप्टीट्यूड के, तो मुझे लगता नहीं है कि 2 से ज्यादा आपसे पूछे जाएंगे, बट पूरे सिलेबस में से भी एक दो पूछे गए तो 15 क्वेश्चन आपके हो जाने चाहिए। ओके, देन आपका नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क है, एंड दे आर स्मार्ट। इन्होंने यहाँ पे नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 या फिर जो है 2022-23 ऐसा कुछ भी नहीं लिखा है। ओके, तो सेफ साइड के लिए इस क्लास के अलावा अगर आप देखना चाहें, आपका इंटरेस्ट हो कि आपको एनईपी पढ़नी है, या आप बोर हो रहे हो, या आपने पढ़ ली है, आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है, सो वो एनईपी के क्वेश्चन प्रैक्टिस भी मैंने करवा रखी है, आप वो देख सकते हैं जो प्रीवियस एग्जाम्स में आए हुए हैं क्वेश्चंस। और नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क में भी 2022 का और 23 का जो करिकुलम फ्रेमवर्क आए थे, एक फाउंडेशनल स्टेज के लिए और एक स्कूल एजुकेशन के लिए, वो आप सुन सकते हैं। स्कूल एजुकेशन वो आप सुन सकते हैं, आपको उनमें से रटने की जरूरत नहीं है। जब आप फ्री हो, मन करे, तो एक बार वो डॉक्यूमेंट की जो वीडियोस मैंने बनाई है वो सुन लीजिएगा, दैट्स इट। ओके, अदरवाइज आपको लग रहा है या लास्ट मिनट पे आप देख रहे हैं, तो ये वीडियो मोर देन इनफ है, बहुत है, इसको एक बार 2-3 बार सुन लीजिएगा। चलिए, अब टीचिंग एप्टीट्यूड की बात हो रही है, सो ऑब्वियसली हमें टीचिंग के बारे में पता होना चाहिए, भले ही आपके सिलेबस में यहाँ पे टीचिंग मेंशन हो या ना हो। ऑल्दो पेडागोजी ऑफ टीचिंग आ गया तो सारी चीजें आ गई। ओके, टीचिंग एप्टीट्यूड का मतलब है कि वो आपसे ये देखना चाह रहे हैं, आप में ये जानना चाह रहे हैं कि आपको किस तरीके से आती हैं चीजें, मतलब आप पढ़ाने योग्य हैं या नहीं, आप एक टीचर के नजरिए से सोचते हैं या नहीं सोचते हैं। ओके, सो वो इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन के लिए लेट मी टेल यू, आपका नजरिया इंपॉर्टेंट रहेगा, आपके जो कॉन्सेप्चुअल पार्ट रहेगा। फैक्चुअल तो आपको आता है तो ठीक है, नहीं आता तो नहीं आता, बट कॉन्सेप्चुअल के लिए आपका जो नजरिया है वो बहुत अच्छा होना चाहिए। मतलब आप
आप ये लगा के चलिए कि एक आइडियल टीचर है आप, भले ही आप हो ना हो वो अलग बात है, कोशिश करिए बन ही जाएं। अगर नहीं भी बन पा रहे हैं तो सोच तो आपको वो रखनी पड़ेगी जब आप क्वेश्चन सोल्व करेंगे कि आप एक बहुत बेहतर टीचर हैं और आप बच्चे का भला चाहते हैं और आप बच्चे को मतलब उसके बारे में जानना चाहते हैं, उसकी वो आप उसके बारे में जानेंगे कैसे लर्निंग स्टाइल से वो सीख पाता है, तो आप उस तरीके से पढ़ाने की कोशिश करेंगे। उसको दिक्कत आ रही है तो आप वापस से पूछेंगे, पनिश नहीं करेंगे, डांटेंगे नहीं, वो सारी चीजें आपको इन जनरल आइडिया होना चाहिए। ओके, सो वो नजरिया आपको अच्छा रखना पड़ेगा। सो टीचिंग क्या है? टीचिंग एक तरीके से इसको देखा जाता है कि ग्रुप ऑफ स्किल्स है। ओके, उस ग्रुप ऑफ स्किल्स को हम टीचिंग स्किल बोलेंगे और टीचिंग ओवरऑल देखा जाए तो एक प्रोसेस है। ओके, टीचिंग स्किल को कैसे डिफाइन करेंगे कि ग्रुप ऑफ टीचिंग एक्ट्स और बिहेवियर्स, यानी आप टीचिंग स्किल है मतलब आप टीचिंग कर रहे हैं ना, उस प्रोसेस में आप इंडल्ज हो गए हैं, तो जो भी टीचिंग के एक्ट होंगे या बिहेवियर्स होंगे, और वो बिहेवियर्स क्यों है आपके कि आप प्यूपिल के या जो बच्चे हैं, बच्चे को यहाँ प्यूपिल बोला गया है, तो उस प्यूपिल के बिहेवियर में कुछ डिजायरेबल चेंजेस चाहते हैं, यानी आप चाहते हैं कि बच्चा ये सीखे, इसलिए आप उसको वो टीच कर रहे हैं। तो जिस तरीके से आप टीच करेंगे वो आपका बिहेवियर और आपके टीचिंग एक्ट्स हो जाएंगे। और आप क्यों कर रहे हैं टीच? ताकि एक डिजायरेबल चेंज बच्चे के बिहेवियर में आपको नजर आए। ओके, सो टीचिंग का भी एक मेन मोटो क्या हो गया? चेंज इन बिहेवियर। ओके, लेकिन जब हम लर्निंग की बात करते हैं, सो लर्निंग आ जाएगा कि वो प्रोसेस जिसमें हम रिलेटिवली परमानेंट चेंज इन बिहेवियर एक्सपेक्ट करते हैं। ओके, सो ये चीज आपको थोड़ा सा आइडिया हो कि गलती से भी अगर आपके क्वेश्चन में पूछ ली कि व्हाट इज लर्निंग, या लर्निंग से रिलेटेड कुछ पूछ लिया और वहां पे है कि परमानेंट चेंज, टेम्परेरी चेंज, रिलेटिवली परमानेंट चेंज, रिलेटिवली टेम्परेरी चेंज, सो वो आपको आइडिया होना चाहिए कि अगर ऑप्शन में कहीं पर भी रिलेटिवली परमानेंट है तो आप उसके साथ जाएंगे, अदरवाइज आप परमानेंट के साथ फिर भी जा सकते हैं। बट एग्जैक्ट आंसर इसका देखा जाए कि लर्निंग क्या है, सो लर्निंग जो है वो एक प्रोसेस है जिसमें हम रिलेटिवली परमानेंट, क्योंकि परमानेंट तो कोई भी चीज नहीं हो सकती ना, आप आज ये क्लास मेरे से सुन रहे हैं, आपने अगर रिवाइज नहीं की तो हो सकता है आप भूल जाएं, ठीक है, तो आपके बिहेवियर में चेंज तो आया होगा कहीं जब आपने सीखी होगी चीज ना, बट इतना नहीं आया होगा कि वो परमानेंट आपके मरने तक रहे आपके साथ। ओके, सो रिलेटिवली परमानेंट की हम बात करते हैं, वो आपका लर्निंग का प्रोसेस रहेगा। सो लर्निंग की डेफिनेशन क्या होगी? एज process of bringing relatively permanent changes in behavior through experience। तो इसमें भी हम change in behavior की तो बात कर रहे हैं, बट ये change कैसा है? relatively permanent है, और वो उस प्रोसेस को पूरा करने के लिए हम टीचिंग वाले प्रोसेस की हेल्प लेते हैं, इसलिए आपको यूजुअली मिलेगा टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, आपको ऐसे मिलेगा, आपको अलग से लर्निंग प्रोसेस, टीचिंग प्रोसेस देखने को रेयर मिलेगा, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस आपकी बुक्स में मेंशन मिलता है। ओके, अब जो टीचिंग लर्निंग का प्रोसेस है वो जॉन एडम्स ने बोला है कि ये बायपोलर प्रोसेस है। ओके, सो ये चीज आपको पता होनी चाहिए क्योंकि ये फैक्चुअल क्वेश्चन में आ सकती है, बहुत बेसिक है, मतलब ये इतनी बेसिक है कि ये किसी भी एग्जाम में आ सकती है अगर बिल्कुल बेसिक लेवल पे पूछ लिया तो। सो टीचिंग एक बायपोलर प्रोसेस है, ये जॉन एडम्स ने बोला। अब बायपोलर मतलब पोल ना, तो ये बाय मतलब दो और पोलर मतलब पोल, तो ये दो पोल हैं कौन कौन? सो ये दो पोल में एक टीचर है जी और एक लर्नर है, क्योंकि टीचर सिखाएगा किसको? लर्नर को। लर्नर सीखेगा किससे? टीचर से। सो एक टीचर रहेगा इसमें और एक पोल जो है आपका लर्नर रहेगा, इसलिए इसको बायपोलर हमने बोल दिया है। ओके, अब जॉन एडम्स ने तो बायपोलर बोल दिया, बट जॉन ड्यूई बोलते हैं नहीं ये ट्राइपोलर प्रोसेस है, यानी एक पोल तो आपका टीचर हो गया, दूसरा पोल लर्नर हो गया, तीसरा पोल अगर हम बात करें सो इन दोनों के बीच में जो एक एनवायरमेंट, एक लर्निंग का एनवायरमेंट या सोशल एनवायरमेंट, ओवरऑल आप एनवायरमेंट बोल सकते हैं, उस एनवायरमेंट में आपका करिकुलम और बाकी चीजें भी आ जाएंगी। सो वो एनवायरमेंट क्या रहेगा वो बहुत जरूरी है और वो आपका तीसरा पोल रहेगा। सो ये बात किसने बोल दी? जॉन ड्यूई ने बोल दी कि ये ट्रायंगल बनाते हैं हम, एक टीचर है, एक लर्नर है और एक आपका एनवायरमेंट है, कि टीचर पढ़ा रहा है, लर्नर पढ़ रहा है, लेकिन टीचर के द्वारा जो एक क्रिएटिव मतलब एक एनवायरमेंट क्रिएट किया गया है, कंड्यूसिव एनवायरमेंट की बात करते हैं ना, कि एक अच्छा बढ़िया पॉजिटिव एनवायरमेंट हो, उस एनवायरमेंट को क्रिएट करना टीचर का काम है और वो एनवायरमेंट भी इंक्लूडेड रहेगा उस प्रोसेस में। सो इसलिए हम इसको ट्राइपोलर प्रोसेस बोलेंगे, वो जॉन ड्यूई ने बोला है। ओके जी,
अब टीचिंग करते टाइम बेसिक रिक्वायरमेंट्स क्या होंगे? एक तो मोटिवेशन होना चाहिए, पहले तो टीचर में ही पढ़ाने का मोटिवेशन तो हो कि हाँ भाई मुझे पढ़ाना है, धक्का पेल नहीं हो रही हो बिल्कुल। सो वो टीचर में मोटिवेशन हो, उसके साथ साथ अब टीचर में पढ़ाने की इच्छा तो बहुत तगड़ी है, बहुत ऐसे पैशनेट है टीचर, लेकिन सपोर्ट मटेरियल अवेलेबल नहीं है, चीजें अवेलेबल नहीं है। टीचर को आई पढ़ानी है लेकिन आई का चार्ट ही स्कूल में अवेलेबल नहीं है, तो कैसे पढ़ाएगा, राइट? सो वो सपोर्ट मटेरियल का होना जरूरी है, जिसकी वजह से टीचर, जिसकी बेसिकली टीचर जो सिखाना चाह रहा है ना, वो किसी भी चीज की जो मदद ले रहा है, जो हेल्प ले रहा है, वो आपके सपोर्ट मटेरियल में या टीचिंग एड में आ जाएगा। ओके, देन जो टीचर, चलो सपोर्ट मटेरियल भी है तो टीचर के पास एक ऑब्जेक्टिव हो कि किस ऑब्जेक्टिव को लेके आप पढ़ाना चाह रहे हैं। ऑब्जेक्टिव को यूजुअली इंटेंड किया जाता है कि ऑब्जेक्टिव क्या होंगे, हमारे आउटकम के बेसिस पे, कि हम ये चाहते हैं कि ऐसा हो, तो उस बेसिस पे हम अपने ऑब्जेक्टिव्स क्रिएट करते हैं। कि मान लो मुझे बच्चे को आई का चैप्टर पढ़ाना है, तो मेरा ऑब्जेक्टिव क्या रहेगा, आउटकम क्या है? आउटकम मैं चाहती हूँ कि उसको आई के बारे में सब कुछ पता हो, तो ऑब्जेक्टिव क्या हो जाएगा, टू उसको समझाने के लिए जो ऑब्जेक्टिव्स की टर्मिनोलॉजी हम यूज करते हैं ना, तो उसमें हम क्या लिखेंगे कि हम चाहते हैं, या लास्ट में हम वो जैसे लेसन प्लान बनाते हैं ना, चाहे आप बीएलएड में हो या आपने बीएड किया हो या जेबीटी किया हो, उसमें आपको लेसन प्लान सिखाते हैं। तो उसमें आपके लेसन प्लान में रहेगा कि आप चाहते हैं कि बच्चा जो है वो आई के बारे में सीखे, सो वो आपका ऑब्जेक्टिव रहेगा। बात सेम रहेगी जो आउटकम में है, बट आउटकम को आप वोकैबुलरी और भाषा चेंज करके आप ऑब्जेक्टिव बना रहे हो कि आप क्या चाहते हो कि आफ्टर दिस क्लास स्टूडेंट विल बी एबल टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ आई, दैट्स इट। तो वो आपका ऑब्जेक्टिव हो गया। ओके, अब ऑब्जेक्टिव तो टीचर ने डिसाइड कर लिया, बट टीचर को खुद भी तो आई के बारे में पता हो, तभी तो वो पढ़ाएगा। तो अपने सब्जेक्ट की नॉलेज होना बहुत जरूरी है। तो इसीलिए बोलते हैं ना कई बार कि चाहे प्राइवेट हो चाहे सरकारी हो, कोई भी नौकरी हो, सब्जेक्ट पे अगर आपकी पकड़ है ना, नॉलेज है ना, तो आपको कोई भी पीछे नहीं छोड़ सकता, मतलब आप कहीं भी मार नहीं खा सकते। तो वो सब्जेक्ट की नॉलेज होना बहुत जरूरी है। ठीक है जी। सो ये कुछ एक बेसिक रिक्वायरमेंट्स है, बट यहां तक लिमिटेड नहीं है चीजें। अब आप सोच सकते हैं जो आपका क्वेश्चन जिस तरीके का आए उस तरीके से, जब भी टीचिंग से रिलेटेड क्वेश्चन आए, अपने आप को एक क्लास में इमेजिन कर लीजिए और आपको क्या क्या जरूरत पड़ेगी आपके, क्योंकि आपने, चलो आपने बच्चे थे जब भी तो क्लास में जाते थे ना, आप क्लास में जाके चाहे जेबीटी की हो, आपने जेबीटी भी छोड़ो, 12th तक जब आप क्लास में गए हो, तो आप स्टूडेंट की तरह बैठे थे, सामने टीचर खड़ा था, क्या क्या चीजें यूज हो सकती हैं वो सारी चीजें अवेलेबल थी। सो वो सारी सिनेरियो अगर दिमाग में रख के क्वेश्चन को सोल्व करेंगे, कभी गलत नहीं होगा। ओके, अब टीचिंग कर रहे हैं, टीचिंग का नेचर या कैरेक्टरिस्टिक है क्या। सो कुछ एक चीजें हैं जो आपको पता होनी चाहिए कि टीचिंग जो है वो एक कॉम्प्लेक्स है बट सोशल प्रोसेस है। ओके, सो ये चीजें कई बार डायरेक्ट पूछ ली जाती हैं कि टीचिंग इज डैश, नीचे पूछ लिया आपसे, सोशल प्रोसेस है, पर्सनल प्रोसेस है, सिंपल प्रोसेस है, कॉम्प्लेक्स इस तरीके से। सो वो आपको पता हो कि टीचिंग जो है वो एक कॉम्प्लेक्स और सोशल प्रोसेस है। टीचिंग आर्ट भी है, क्योंकि कला होती है ना, पढ़ाना हर किसी के बस की बात तो नहीं है। आपको हर टीचर का तो समझ नहीं आता, किसी किसी का आता होगा, हो सकता है किसी को किसी और टीचर का समझ आए, आपको किसी और का समझ आए, वो भी पॉसिबिलिटी है। सो आर्ट है टीचिंग, अपने आप में कला है। वो तो ना टीचिंग, वो उसमें एक मूवी में नहीं, हैप्पी न्यू ईयर मूवी में, डांस एक आर्ट है, आर्ट तो टीचिंग भी एक आर्ट है। उसके साथ साथ साइंस भी है, क्योंकि हम एक सिस्टमेटिक तरीके से, लॉजिकल तरीके से इसमें चलते हैं। ओके, इसलिए वो साइंस हो गई। टीचिंग एक प्रोफेशनल एक्टिविटी है, ये बात याद रखिए, क्योंकि जैसे प्रोफेशन जब भी हम बोलते हैं ना, एक होता है जॉब और एक होता है प्रोफेशन। ओके, तो जॉब में जरूरी नहीं है कि आपकी जॉब जो है वो प्रोफेशनल हो, बट जब प्रोफेशन आ गया तो उसमें आपकी जॉब प्रोफेशनल रहेगी। यानी कि प्रोफेशन जब बोला जा रहा है तो उस पर्टिकुलर चीज की आपको ट्रेनिंग दी जा रही है। ओके, जैसे चंडीगढ़ जेबीटी के निकले, तो जिन्होंने जेबीटी कर रखी है वही तो भरेंगे ना ये फॉर्म, या हो सकता है किसी ने बीएलएड भी कर रखी हो, कि आपको ने बेसिकली उस पर्टिकुलर क्लास को पढ़ाने के लिए आपको ट्रेनिंग दी गई है कि आपको ऐसे पढ़ाना है, ऐसे रिएक्ट करना है, ऐसे ट्रीट करना है बच्चों को प्यार से। ओके, सो वो क्या है, वो जहां भी ट्रेनिंग की बात आ गई कि आपको सिखाया गया, जैसे टीचिंग को प्रोफेशन बोलते हैं, तो जब टीजीटी या पीजीटी लेवल पे आप भरते हैं तो बीएड कंपलसरी है। सो बीएड में भी आपसे लेसन प्लान बनवाए जाते हैं, आपकी इंटर्नशिप होती है, स्कूल में जाके आप पढ़ा के दिखाते हो, तो आपको गलतियां बताई जाती है कि ऐसे नहीं बोलना है, ऐसे नहीं पढ़ाना, ऐसे पढ़ाना है। सो टीचिंग एक प्रोफेशनल एक्टिविटी, क्योंकि उसमें आपको ट्रेनिंग मिली है, तो टीचिंग क्या हो गया, एक प्रोफेशन हो गया।
टीचिंग इज द आउटपुट एमिनेटिंग फ्रॉम द टीचर। सो टीचिंग का जो प्रोसेस है, एक तो ना तब ये ध्यान रखिए कि टीचिंग का प्रोसेस तभी कंप्लीट है जब लर्निंग हुई है। यानी आप पढ़ाना चाह रहे थे तो आप ये नहीं बोल सकते कि मैं तो पढ़ाया ही, या मैं पढ़ाया क्लास में, मुझे नहीं पता किसको समझ आया किसको नहीं आया, वो चीज नहीं चलेगी। जब टीचिंग हो रही है तो वो प्रोसेस पूरा ही तभी होगा जब बच्चों के समझ आ जाए। ओके, सो टीचिंग का प्रोसेस तब तक कंप्लीट नहीं माना जाता जब तक लर्निंग हुई ही ना हो। अगर बच्चे को समझ नहीं आया है तो यानी आपने नहीं पढ़ाया। तो अल्टीमेटली दारोमदार किसके ऊपर आ गया? टीचर पे आ गया कि अगर बच्चे को समझ नहीं आया, आप जिस तरीके से समझा रहे हैं, सो यू हैव टू चेंज योर वे, आपको अपना तरीका बदलने की जरूरत है वहां पे। सो अल्टीमेटली टीचर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि लर्निंग हो। अगर लर्निंग होगी तभी वो टीचिंग का प्रोसेस जो है वो कंप्लीट माना जाएगा। ठीक है, टीचिंग एक ऑर्गेनाइज्ड सिस्टम है। ऑब्वियसली मेजरली जब भी टीचिंग की बात करते हैं तो हम फॉर्मल सिस्टम की बात करते हैं, जहां पे स्कूल्स कॉलेजेस वो चीजें आ गई कि एक पर्टिकुलर ऑर्गेनाइज्ड वे में चीजें चल रही हैं, करिकुलम है, टाइम है, सारी चीजें लिमिटेड है। ओके, देन टीचिंग जो है वो भी साइंटिफिक ऑब्जर्वेशन और एनालिसिस भी इसमें होती है, जो हमने बोला कि साइंस भी है ये। टीचिंग हाईली डोमिनेटेड बाय कम्युनिकेशन स्किल। सो टीचिंग में अगर आपको कम्युनिकेट करना आता है, बच्चे से डील कैसे करना है, बात कैसे करनी है, बच्चा अगर सैड है तो बात निकलवानी कैसे है, वो सारी चीजें तो आपकी बातचीत पे निर्भर कर रही है ना, और बातचीत मतलब कम्युनिकेशन। सो कम्युनिकेशन स्किल अगर आपकी अच्छी है तो प्रोबेबिलिटी है कि आप अच्छे टीचर होंगे। ओके, टीचिंग एक इंटरैक्टिव प्रोसेस है। टीचिंग में हम यूजुअली कभी भी, जैसे हम ट्रेडिशनल मेथड में देखते हैं ना कि टीचर आया, पढ़ाया और चला गया, वो चीज हम टीचिंग में अब नहीं मानते। हम टीचिंग में मानते हैं जहां इंटरेक्शन हो रहा है, जहां बच्चे आपसे बातचीत कर रहे हैं, पूछ रहे हैं, आप समझाने की कोशिश कर रहे हो। सो वो एक इंटरेक्शन जो है वो ज्यादा जरूरी है। टीचिंग में भी कैरिड आउट इन वेरिड फॉर्म्स एंड स्टाइल। तो हर एक टीचर का भी आपने देखा होगा, पढ़ाने का अलग अलग तरीका है। अब आप जैसे मैं करवा रही हूँ मैराथन, ऐसे हो सकता है कोई और टीचर भी कराए, तो सबका अलग अलग तरीका होगा। तो टीचिंग जो है उसमें बहुत सारी अलग अलग फॉर्म्स और अलग अलग स्टाइल्स जो है वो आपको देखने को मिल सकती है। ओके, ओवरऑल अगर फिर भी बात करें नेचर क्या रहेगा, एक तो ये प्लान्ड प्रोसेस है, डायग्नोस्टिक और थेरेपेटिक है। यानी टीचिंग के प्रोसेस में आप ये डायग्नोस, जैसे डॉक्टर डायग्नोस करता है ना बीमारी, ऐसे आप बच्चे की भी तो जो दिक्कत है वो फेस कर रहा है, उसको नोटिस करने की, उसको डायग्नोस करने की, समझने की कोशिश कर रहे हो कि क्या दिक्कत आ रही है। देन फिर हम कहाँ जाते हैं? हम रेमेडियल क्लासेस में जाते हैं कि रेमेडी क्या होनी चाहिए अब इसके लिए, कि ये मतलब होता है ना, रेमेडी इज लाइक नुस्खा, कि क्या ठीक होनी चाहिए चीजें, कैसे आप उसको, नुस्खा भी नहीं बोलेंगे एक्चुअली, ठीक कैसे करेंगे उसको, दवाई क्या है उस चीज की। जब कोई बीमारी डायग्नोज होगी तो दवाई चाहिए ना, तो जब यहाँ पे कोई दिक्कत डायग्नोज हो गई कि बच्चे को समझ क्यों नहीं आ रहा है, तो उसको ठीक कैसे किया जाएगा, उसके लिए फिर रेमेडियल क्लासेस भी होती हैं। देन टीचिंग एक गाइडेंस भी है एक तरीके से। ट्राइपोलैरिटी जो हमने बोला, जॉन ड्यूई ने बोला कि ट्राइपोलर प्रोसेस है, 3 पोल्स रहेंगे। देन इंटरएक्टिविटी नेचर है टीचिंग का, कि इंटरेक्शन तो होना चाहिए। आर्ट भी है, साइंस भी है, और जैसे हमने बोला कि अलग अलग फॉर्म में, अलग अलग स्टाइल में हो सकती है, वैसे ही मल्टीपल फेजेस जो है वो टीचिंग के देखने को मिलते हैं। और वो फेजेस आपको पता होने चाहिए कि एक तो होता है आप क्लास में जाके पढ़ा रहे हैं, लेकिन आप ऐसे ही मुंह धो के उठ के थोड़ी ना चले गए, आपने कुछ तो प्रिपेयर किया होगा, आपको पता होगा कि मुझे ऐसे क्लास स्टार्ट करनी है, ऐसे एंड करनी है, ये समझाना है, आज ये टॉपिक करवाना है। तो उसके लिए जो आपने प्रिपरेशन की है वो आपका है प्री एक्टिव फेज। क्लास में जाके आप एक्टिव हो गए, इंटरेक्शन चल रहा है अब। तो क्लास में जब आप पढ़ा रहे हैं तो वो इंटरेक्टिव फेज है। जब आपने पढ़ा दिया, अब आप फीडबैक वाली स्टेज में है कि आप बच्चों से पूछ रहे हैं, जानने की कोशिश कर रहे हैं कि उनको समझ आया भी कि नहीं आया। तो वो वाला प्रोसेस कहां चला गया? आपका पोस्ट एक्टिव फेज में। तो इंटरेक्टिव फेज में इंटरेक्शन हो रहा है, उससे पहले जो टीचर ने प्लानिंग में चीजों में टाइम लगाया है वो प्री एक्टिव फेज है, और पढ़ा लिया उसके बाद का जो इवेल्युएशन का या फीडबैक का या वो वाला फेज है वो आपका पोस्ट एक्टिव फेज है। ओके, तो ये बेसिक्स पता होने चाहिए आपको, देन यू विल बी एबल टू सॉल्व द क्वेश्चन। वेरिएबल्स क्या रहेंगे टीचिंग में? तो इसमें हमें 3 वेरिएबल्स देखने को मिलते हैं। देखो, टीचिंग में टॉपिक जो पढ़ाना है वो टीचर को पढ़ाना है। टीचर तो डिपेंडेंट नहीं है ना कि बच्चे बताएंगे तब पढ़ाऊंगा, राइट? सो टीचर इंडिपेंडेंट वेरिएबल रहेगा यहाँ, यानी टीचर के बेसिस पे चीजें चल रही हैं। अब टीचर के ऊपर कौन डिपेंडेंट है? बच्चे डिपेंडेंट है। तो डिपेंडेंट वेरिएबल में कौन आ गए? स्टूडेंट्स आ गए। ये पूछा जा सकता है कि स्टूडेंट्स जो है वो कौन से वेरिएबल है, डिपेंडेंट है, इंडिपेंडेंट है, क्या है? तो आप बस इतना सा याद रखिए, इससे आपके क्वेश्चन सोल्व हो जाएंगे कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल मतलब टीचर, डिपेंडेंट मतलब स्टूडेंट्स, और बीच में जिन जिन जो भी इनके बीच में जो चीजें आ गई, जो भी सपोर्ट मटेरियल या जो भी चीजें आ गई, वो आपके क्या रहेंगे? इंटरवीनिंग वेरिएबल। ओके, इससे आपका आराम से आपको आइडिया लग जाएगा कि वेरिएबल्स में हम बात किस चीज की कर रहे हैं।
ओके जी। देन फेजेस मैंने आपको बता दी, ये तीनों फेजेस किसने दिए हैं वो नाम आप याद रख सकते हैं, फिलिप डब्ल्यू जैक्सन ने दिए हैं, प्री एक्टिव, इंटरएक्टिव एंड पोस्ट एक्टिव। ऐसे ही लेवल्स भी होते हैं टीचिंग के कि आप किस तरीके से पढ़ा रहे हो। जैसे जेबीटी यानी बच्चों को पढ़ाना है आपको 5th क्लास तक एक तरीके से, राइट। सो वो बच्चों को जब आप पढ़ा रहे हैं तो वहां पे अभी बच्चों को तो समझ नहीं आता ना, उनको तो हम एबीसीडी रटवा ही रहे हैं, एक तरीके से मेमोरी लेवल है, उनको याद करवा रहे हैं हम, एबीसीडी हो क्या क्या हो जो भी चीजें हैं। सो वो मेमोरी लेवल में आ गया, ओके, जहां पे मेमोरी का ज्यादा काम है, इसमें ज्यादा सोचने समझने की बात नहीं है। इसको थॉटलेस लेवल बोलते हैं, यानी यहाँ सोच का, थॉट का कोई काम ही नहीं है यहाँ। तो ये क्या हो गया आपका थॉटलेस या लेस थॉटफुल लेवल, ओके। देन अंडरस्टैंडिंग, इसमें तो समझने की बात होती है, सो ये थोड़ा सा समझने वाले, यानी कि इसमें थॉटफुल वाला प्रोसेस है, थोड़ा सा ज्यादा है मेमोरी से, ओके। देन रिफ्लेक्टिव वाला तो कंप्लीटली थॉटफुल है, इसमें आप सोचेंगे और रिफ्लेक्ट बैक करेंगे, ओके। सो ये 3 लेवल्स हम पढ़ते हैं। इस लेवल के भी पर्टिकुलर फर्दर पार्ट्स होते हैं जो मैंने वैसे तो चैनल पे करवाए हुए हैं, बट आपके एग्जाम के लिए मुझे जरूरत फील नहीं हो रही है, तो हम और डीप में रटने के लिए नहीं जाएंगे। बट आप इतना जरूर याद रखेंगे कि इन लेवल्स को लेके 3 मॉडल्स दिए गए, वो किसने दिए हैं। मेमोरी लेवल का मॉडल दिया है हर्बर्ट ने, तो जिसको हम हर्बर्शियन मॉडल बोलते हैं। अंडरस्टैंडिंग लेवल का मॉडल दिया है मॉरिसन ने, सो मॉरिसन मॉडल बोलेंगे उसको। रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग का मॉडल दिया है बिगी और हंट ने, सो ये बिगी और हंट का मॉडल हो गया। सो आपको बेसिक सा, मतलब ये एक्सट्रीम क्वेश्चन है जहां तक मुझे लग रहा है कि आपके में पूछा जाए, जिस तरीके के आपके पीवाईक्यूज हैं। सो ये क्वेश्चन है, बस इतना ध्यान रखिए कि कौन सा मॉडल किसने दिया है, कंफ्यूजन क्रिएट नहीं करना है। एक और है मॉरिस एल बिगी ने एक और लेवल ऐड किया इसमें, जो 3 लेवल है, जिसको हम ऑटोनमस डेवलपमेंट बोलते हैं, जिसमें आप खुद से ही सारी चीजें, एक तरीके से सेल्फ डायरेक्टेड लर्निंग जैसी सिचुएशन यहाँ पे आ जाएगी। अब जब ऑब्जेक्टिव्स की बात करेंगे ना, तो आपने जब लेसन प्लान्स कभी बनाए होंगे, सो उसमें भी आपको बोला गया होगा कि ब्लूम्स टेक्सोनोमी के हिसाब से आप ऑब्जेक्टिव्स बनाइए। सो वो ब्लूम्स टेक्सोनोमी में क्या है जी, ये टेक्सोनोमी में 3 लेवल्स हैं। एक तो ये हायरार्किकल ऑर्डरिंग है कॉग्निटिव स्किल्स की, जो कि टीचर्स को टीच करने में और स्टूडेंट्स को लर्न करने में हेल्प करती है, इसलिए ब्लूम टेक्सोनोमी इंपॉर्टेंट हो जाती है और इससे आपका क्वेश्चन आया हुआ है। पहला जो आप देखेंगे कॉग्निटिव लेवल पे जो है, वो कॉग्निटिव लेवल पे ये 6 स्टेप्स हैं, इन्हीं स्टेप्स में आपसे पूछा जाता है। ये ओरिजिनल चीज है, यानी ये ओरिजिनल टेक्सोनोमी है कॉग्निटिव लेवल पे। कॉग्निटिव डोमेन की 3 डोमेन्स होती हैं इसमें, पहली रहेगी कॉग्निटिव डोमेन, कॉग्निटिव, ठीक है, कॉग्निटिव डोमेन, एक रहेगी साइकोमोटर डोमेन और एक रहेगी अफेक्टिव डोमेन, ओके। सो इन तीनों की ये जो डोमेन है ये आपको याद रखनी पड़ेगी, यहां आपकी मेमोरी लेवल का काम आएगा। तो ये ओरिजिनल है, 1956 में दी गई थी। एम्फेसिस देखा जाए तो ये रहा कि अनएक्सपेक्टेडली ये बहुत ज्यादा यूज की गई, जो ब्लूम की टेक्सोनोमी है, करिकुलम प्लानर्स के द्वारा, जो एडमिनिस्ट्रेशन में लोग हैं उनके द्वारा, रिसर्चर्स के द्वारा, क्लासरूम में टीचर्स के द्वारा, और वो भी हर लेवल पे। मतलब ऐसा नहीं है कि सिर्फ स्कूल लेवल पे यूज की गई हो, हर लेवल पे इसका यूज देखने को मिला, इसीलिए ब्लूम टेक्सोनोमी बहुत फेमस भी है और फेमस होने के साथ साथ इंपॉर्टेंट भी है, ओके। सो ये है जी कॉग्निटिव डोमेन, 2001 में रिवाइज किया गया, ठीक है। तो इसमें 6 कैटेगरीज हैं। रिवाइज के टाइम पे एंडरसन और क्रोथल ने, नाम याद रखिए, इन्होंने रिवाइज किया था, ये 1956 में थी और ये 2001 में। सो यूजुअली 2001 वाली पूछी जाती है। अगर आपसे, वो आपको क्वेश्चन देख के भी समझ आ जाएगा, ऐसा नहीं होगा कि आपसे पूछ लिया कि हाईएस्ट स्टेज कौन सी है कॉग्निटिव डोमेन ब्लूम टेक्सोनोमी में, तो आपको इवेल्युएशन भी दे दिया और क्रिएटिंग भी दे दिया, ओके। सो वो चीज नहीं मिलेगी। अगर मिलती भी है तो देखो यहाँ इवेल्युएशन है ऑलरेडी, तो आप क्रिएटिंग के साथ जाएंगे। तो जब आपको बोला ना गया हो कि ओरिजिनल डोमेन के हिसाब से बताइए, तब तक आप 2001 वाली याद रखिए कि पहले रिमेंबरिंग होती है स्टेज, दूसरा स्टेप रहेगा समझना, उस चीज को अंडरस्टैंड करना, फिर उसको अप्लाई करके देखना, अप्लाई करने के बाद आप ऑब्वियसली एनालाइज करेंगे किसी चीज को, इवेल्युएट करेंगे और फिर वो क्रिएशन स्टेज में जाएगी, क्रिएट करेंगे। सो क्रिएशन वाली स्टेज हाईएस्ट स्टेज रहेगी, ओके। सो ये लोवेस्ट टू हाईएस्ट आपको याद रखनी है, फर्स्ट टू लेके सिक्स्थ वाली आपकी हाईएस्ट रहेगी। देन बात आती है आपकी अफेक्टिव डोमेन की। कोग्निटिव डोमेन में कोग्निशन पे, संज्ञान पे फोकस है, दिमाग पे लगा लो एक तरीके से रफ लैंग्वेज में। अफेक्टिव डोमेन में आपके इमोशंस पे, एटीट्यूड पे, फीलिंग्स पे फोकस है, ओके। ये जो ऑब्जेक्टिव्स होंगे, अफेक्टिव डोमेन किसने दी है, क्रोथल ने दी है। ऊपर वाली का 2000, मतलब जो कोग्निटिव डोमेन थी उसमें 2001 में जो उन्होंने क्या किया था, रिवाइज किया था 1956 वाली ओरिजिनल डोमेन को, वो किसने किया था, क्रोथल और एंडरसन ने, दोनों ने किया था। यहाँ पे अफेक्टिव डोमेन सिर्फ
क्रोथल ने दिए, तो आप नाम याद रखिए इनका। और यहाँ पे ये 5 कैटेगरीज है, 5 स्टेजेस हैं, आपको ये पांचों याद रखनी है। रिसीविंग टू कैरेक्टराइजेशन पूछा जा सकता है, अगर बहुत मतलब जेबीटी लेवल के हिसाब से देखा जाए और बहुत टफ क्वेश्चन भी रटने वाला बनाना हो, तो इस तरीके का बन सकता है जो नेट लेवल पे आता है यूजुअली, कि आपके अफेक्टिव डोमेन में, कोग्निटिव डोमेन में, साइकोमोटर डोमेन में हाईएस्ट लेवल कौन सा है रिस्पेक्टिवली। यानी पहले आप अफेक्ट जो लिखा हुआ हो ना उसके अंदर, जिस सीरीज में लिखा हुआ है उसी सीक्वेंस में आपको हाईएस्ट बतानी है। तो ऊपर वाले में हाईएस्ट क्या था, क्रिएटिंग था, यहाँ पे हाईएस्ट क्या है, कैरेक्टराइजेशन है। तो इसमें क्या रहेगा, रिसीविंग में आप क्या कर रहे हैं, आप सेंसिटाइज्ड है कि आप इंफॉर्मेशन रिसीव कर रहे हैं, कि मैं बोल रही हूं तो आप रिसीविंग फेज में, दैट यू आर विलिंग टू लिसन, आप सुनने के लिए है, रेडी है, तो वो रिसीविंग स्टेज में जाएगा। रिसीव करने के बाद रिस्पॉन्ड करना, आपने पार्टिसिपेट किया और आपने कमेंट किया कि मैम मुझे समझ आया और ये वाली चीज समझ नहीं आई, तो वो क्या किया आपने, आप उसमें इन्वॉल्व हुए, रिस्पॉन्ड किया आपने। ओके, देन वैल्यू करना, कि एक कमिटमेंट दिखाना कि आप विलिंग हैं टू बी इन्वॉल्व्ड, वहां आपने पार्टिसिपेट किया था, यहां पे आप इन्वॉल्व होने के लिए रेडी हैं, ठीक है, बिकॉज ऑफ इट्स इनहेरेंट वर्थ, किसी भी कमिटमेंट के लिए, ठीक है। तो आप वो जो आपके इंटरेस्टेड थे ना, वो आप वैल्यू दिखा रहे हैं, इन्वॉल्व हो रहे हैं उस चीज में, ठीक है। देन मैंने आपको कमेंट किया तो आप इन्वॉल्व है कि आपने वापस से कमेंट करके चीजों को पूछा, सो वो वैल्यूइंग हो गई। देन ऑर्गेनाइजेशन, कि एक सेट ऑफ वैल्यूज को ऑर्गेनाइज करना, रिलेशनशिप्स को डिटरमाइन करना। तो बेसिकली जो आपने अब तक ऊपर वाली चीजें सीखी हैं, तो यहां पे वो आइडिया एडवोकेट कर, मतलब इट्स लाइक मैंने आपको कोई चीज समझ नहीं आई, पहले तो आपने सुनी, मेरी पूरी क्लास सुनी, ठीक है, बहुत बेसिक एग्जांपल दे रही हूं रैंडम सा, देन आपने रिस्पॉन्ड किया, आपने पार्टिसिपेट किया, एक बच्चे ने बोला थैंक यू मैम, समझ आया और हेल्पफुल रही क्लास, ठीक है। दूसरे ने बोला कि ये समझ नहीं आया, तो ये समझ नहीं आया वाले ने एक फर्दर एक स्टेप अहेड पार्टिसिपेशन की, वो इन्वॉल्वमेंट दिखाई कि उसने पार्टिसिपेट के बाद ये चीज पूछी मेरे से। देन मैंने फर्दर उसको जब रिप्लाई किया तो उसने भी रिप्लाई किया, तो वो वैल्यूइंग वाले स्टेज में रहा कि वो इन्वॉल्व्ड है उस चीज में। ओके, जब उसको वो चीज समझ आ गई, अब अगर उसको कोई और बच्चा गलत बता रहा है जो मैंने बताया, तो अब वो उस आइडिया के लिए, जो चीज मैंने उसको समझाई थी, अब वो उसको उसके लिए एडवोकेट का काम कर रहा है। एडवोकेट क्या करता है, हमारी बात को ही तो रिप्रेजेंट कर रहा है। सो अब आप उस आइडिया को एडवोकेट कर रहे हो कि यार ऐसे नहीं, ऐसे आएगा, ये मैंने वहां से पढ़ा था और वो मैम ने पढ़ा था, राइट। सो वो विलिंगनेस टू बी एडवोकेट ऑफ एन आइडिया, तो आप वो एक सेट ऑफ वैल्यूज हो गई आपकी। मैं आपको क्लास में समझा रही हूँ कि भाई एक टीचर जो है वो इस तरीके का होना चाहिए कि वो बच्चों पे डांटे ना, पोलाइटली बिहेव करे, पेशेंस हो। सो वो सारी चीजें जो मैंने आपको बताई, अब वो सेट ऑफ वैल्यूज आपने अपने दिमाग में इनकलकेट कर ली हैं और आप किसी और को भी वो चीज बता रही हैं विलिंगली, तो आप उस आइडिया को क्या कर रहे हैं, फर्दर प्रोपिगेट कर रही हैं। सो वो हो गया ऑर्गेनाइजेशन। कैरेक्टराइजेशन क्या हो जाएगा, विलिंगनेस टू चेंज द बिहेवियर और वे ऑफ लाइफ, कि आप अब जो मैंने चीज, जो आप जिस सेट ऑफ वैल्यूज के लिए आप एडवोकेट बने घूम रहे थे ना, वही आपने कैरेक्टर में इन्वॉल्व कर ली है, कि आपकी पर्सनालिटी वैसी हो गई है, अब आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, वो चीजें आपके कैरेक्टर में ऑलरेडी उतर चुकी हैं। सो वो आ गया आपका कैरेक्टराइजेशन। सो ये इस तरीके से ये 5 स्टेप रहेंगे अफेक्टिव डोमेन ऑफ लर्निंग के, कि आपने जो चीज सीखी वो कैसे आपके कैरेक्टराइजेशन में गई है, ठीक है। सो वो कैरेक्टराइजेशन की बात आ रही है, तभी हम इमोशंस, फीलिंग्स, एटीट्यूड्स की बात करते हैं, अवेयरनेस की बात करते हैं, तो वो अफेक्टिव डोमेन में रहेगा। देन बात आती है साइकोमोटर डोमेन की, तो यहां भी मोटर आ जाए, मतलब एक्शन बेस्ड कुछ हो रहा है कि आपकी मोटर स्किल्स उसमें इन्वॉल्व हैं, सो वो साइकोमोटर डोमेन आ जाती है आपकी। ये आर.एच. डेव ने दी 5 कैटेगरीज हैं, यानी कॉग्निटिव डोमेन जो है वो एंडरसन क्रोथल ने रिवाइज की, उसकी 6 कैटेगरीज हैं। देन आपकी जो अफेक्टिव डोमेन है उसकी 5 कैटेगरीज हैं, लेकिन वो 5 कैटेगरीज किसने दी है, क्रोथल ने दी है। और साइकोमोटर डोमेन की जो है वो 5 कैटेगरीज हैं और आर.एच. डेव ने दी है। ये है वो 5 कैटेगरीज, इमिटेट, मैनिपुलेट, प्रिसीजन, आर्टिकुलेशन एंड नेचुरलाइजेशन। इसमें भी मैं एक बहुत बेसिक सा एग्जांपल देती हूँ कोडिंग का। यूजुअली मैं यही एग्जांपल रिपीट करती हूँ ताकि आपको याद रहे। सो कोडिंग में आप क्या करते हैं, जैसे स्कूल में भी HTML की कोडिंग तो सिखाते थे ना, अगर कंप्यूटर आपके पास रहा हो तो। सो कोडिंग में क्या होता है कि आप पहले, आपको जो चीजें दी गई हैं, एग्जैक्ट जो कोड लिखा गया है, आप उसको देख देख के टाइप करते हैं और इमिटेट करते हैं कि मैं ये करके ये देखता हूं कि ये चीज आती है या नहीं आती, इमिटेट किया आपने, ठीक है। जैसे बच्चे नकल उतारते हैं ना, कि आपने बोला कि पापा पापा बोलो, तो वो बच्चा पापा बोलेगा,
ओके, सो वो इमिटेशन वाली चीज, तो आपने कॉपी किया है सेम सेम, ओके। देन आपने मैनिपुलेट किया कि यार इसमें तो ये लिखा हुआ है कि यहाँ पे सैंपल लिखूंगा ना, तो और वो भी ऐसे इन्वर्टेड कोमा में लिखूंगा, तो ये वहां पे जाके उस वेबसाइट पे सैंपल आ जाएगा जो वेबसाइट क्रिएट की है, राइट। अब आपने सैंपल की जगह कुछ और लिख के देखा, आपने उस कोड को थोड़ा सा मैनिपुलेट करके देखा, ओके, तो वो चीज क्या हो गई, मैनिपुलेशन की स्टेज हो गई, क्योंकि इमिटेट तो आपने कर लिया ना पहले स्टेज पे, उससे अगली स्टेप क्या हो गई, मैनिपुलेशन हो गई। देन प्रिसीजन, कि आप प्रिसाइज हैं उस पर्टिकुलर चीज में, वो प्रिसीजन सीखते हैं आप। फिर आप आर्टिकुलेट करके देखते हैं कि अब आपको नींद में से भी उठाए ना, तो थोड़ा सा आइडिया हो आपको कि इस तरीके से चीजें करनी है, लेकिन जब नींद में से उठाए और बिल्कुल आप आंख बंद करके भी कोडिंग कर दें, वो आपकी नेचुरलाइजेशन आ गई, यानी अब आपके बिल्कुल ऐसे खून में बस चुकी हैं चीजें कि वो कैरेक्टराइजेशन जैसा ही पार्ट आप इसको लगा सकते हैं, बट ये स्किल की बात हो रही है तो वो नेचुरली आ गई। मतलब मुझे अगर रात को उठा के कोई बोलेगा कि टीचिंग एप्टीट्यूड पढ़ाना है, तो मैं क्लास ले लूंगी कि कुछ ना कुछ तो पढ़ा ही दूंगी, क्योंकि इतना ब्रॉड वाली चीजें आती हैं टीचिंग एप्टीट्यूड से रिलेटेड, तो थोड़ा थोड़ा आइडिया रहेगा, तो वो नेचुरलाइजेशन है। स्टार्टिंग में तो मैंने क्या किया होगा, मैंने भी बाकी टीचर्स को देखा होगा, देन मैंने चीजें मैनिपुलेट करके देखी होंगी, प्रिसीजन हुआ होगा, आर्टिकुलेशन हुआ होगा, और लास्ट में अब नेचुरलाइजेशन वाली स्टेज है, तो वो चीज वाली बात हो रही है, या स्किल डेवलपमेंट की बात हो रही है, ओके। देन जी टीचिंग की बात हो रही है, तो मैगजीन्स को तो आप भूल नहीं सकते। मैगजीन्स का मतलब ये होता है कि वो टेक्निक्स जो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम टीचर्स ने यूज की हैं, और वो इतनी ज्यादा यूज हो चुकी हैं कि अब वो बिल्कुल यूनिवर्सल फैक्ट्स बन चुके हैं, कि अगर आप पहले सिंपल चीज पढ़ाओगे ना, और वो सिंपल से एडवांस की तरफ लेके जाओगे या सिंपल से कॉम्प्लेक्स की तरफ लेके जाओगे, तो बच्चों को ज्यादा समझ आएगा, बच्चा फिर ऐसे ऐसे हैप्पी हो जाएगा जो ये यहाँ दिख रहा है, ठीक है। सो वो चीज इतनी ज्यादा बार प्रैक्टिस हो चुकी है कि अब सबको पता है कि पहले सिंपल चीज पढ़ानी है, फिर कॉम्प्लेक्स की तरफ लेके जाना है, वो क्या है, मैगजीन है आपका, ठीक है। तो ये शॉर्ट स्टेटमेंट्स होते हैं लाइक अ डिक्टम दैट आर ट्रीटेड एज जनरल रूल ऑफ कंडक्ट, तो आप इसी तरीके से फॉलो अप करते हैं बीइंग अ टीचर। ये ट्राइड एंड टेस्टेड प्रिंसिपल्स हैं, यूनिवर्सल फैक्ट हैं, जो कि टीचर्स ने ढूंढ के निकाले हैं आफ्टर द इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस, और ये एक्सेलरेट करते हैं टीचिंग लर्निंग के प्रोसेस को, मतलब मोमेंटम को इंक्रीज करते हैं कि बेटर समझ में आएगा। ऐसे नहीं कि आप पहले कॉम्प्लेक्स या एडवांस चीज पढ़ा दो और फिर सिंपल पे आ रहे हो, ऐसे उसको समझ नहीं आएगा, और टीचिंग लर्निंग का प्रोसेस जो है वो एक्सेलरेट होने की बजाय मोमेंटम कम हो जाएगा, ओके। सो ये है वो मैगजीन, ये डायरेक्ट पूछे जा सकते हैं कि इनमें से कौन सा जो है वो मैगजीन ऑफ टीचिंग है। आपसे पूछ लिया नो फ्रॉम नॉन टू अननोन, अननोन टू नोन, डेफिनेट टू इंडेफिनेट, इंडेफिनेट, मतलब इस तरीके से। सो आपको ये इसी फॉर्म में याद रखने हैं कि चीजें नॉन टू अननोन जाती हैं, कि जो चीज पहले से पता होगी बच्चे को उसी से तो आप रिलेट करके बताओगे। कोई चीज डेफिनेट है उसके बेसिस पे इनडेफिनेट चीज बताओगे, सिंपल टू कॉम्प्लेक्स जाएगा। कॉन्क्रीट इज लाइक कि मेरे सामने ये फोन रखा है तो ये कॉन्क्रीट है, तो मैं उसको दिखाऊं पहले, ये मेरे सामने बॉल है तो मैं उसको बॉल दिखाऊं जिसको वो टच कर सके, काम कर सके, खेल सके उसके साथ। सो कॉन्क्रीट मतलब फिजिकल रूप में वो फिजिकल एंटिटी है, वो चीज है सामने। सो वो कॉन्क्रीट एब्स्ट्रैक्ट में सोचने वाली चीजें आ गई। एकदम से आप बच्चे को इमेजिन करने को नहीं बोल सकते कि इमेजिन करो यहाँ पे काऊ है, नहीं, आपको काऊ की प्रतिमा, फोटो कुछ तो दिखाना पड़ेगा ना। सो वो कॉन्क्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट, देन फ्रॉम एक्चुअल टू रिप्रेजेंटेशन, सेम सी चीज है। पर्टिकुलर टू जनरल, देन आपका होल टू पार्ट्स, देन इंडक्शन टू डिडक्शन, ये सारी चीजें बेसिक हैं जो आपको आती होंगी, बट ये एक स्लाइड में डाली गई ताकि ये मैगजीन्स आप याद रख सके। सो कहां से कहां वेरी करती है चीजें वो आपको पता होनी चाहिए, ओके। तो मैगजीन्स की इंपॉर्टेंस क्या है, ये सिंप्लीफाई कर देते हैं प्रोसेस को, कि हमें कुछ दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं है, पहले मुझे सिंपल वाली चीज समझानी है। टीचिंग को जॉयफुल बना देंगे, लर्निंग एनवायरनमेंट बढ़िया बनाएंगे ये चीजें, ठीक है। पर्पसफुल टीचिंग रहेगी कि मुझे क्या पढ़ाना है। क्रिएटिविटी भी बच्चों में आप जो है इसकी हेल्प से कर सकते हैं कि कैसे बच्चों से डिस्कशन करके चीजें शुरू करनी है, स्टोरी टेलिंग से शुरू करनी है। सो वो सारी चीजें ईजी हो जाएंगी। एनालिसिस और सिंथेसिस आप बच्चों को, मतलब ये एनालाइज करना होता है और ये सिंथेसाइज करना होता है, वो बच्चों को समझा सकते हैं, ठीक है। साइंटिफिक एटीट्यूड, एक साइंटिफिक टेम्परामेंट उनमें डेवलप होगा। लर्निंग बाय डूइंग से आप चीजें कराएंगे और क्रिटिकल थिंकिंग को डेवलप करेंगे। सो लर्निंग बाय डूइंग, ये वर्ड ना बहुत फैसिनेटिंग सा है और बहुत अच्छा भी है। सो इस वर्ड को हमेशा याद रखिए कि जहां पर भी आप बोल रहे हैं कि बच्चा सुन के समझेगा, देख के समझेगा, बच्चा करके समझेगा। सो लर्निंग बाय डूइंग एक मेजर प्रिंसिपल है जब भी टीचिंग की बात आए, कि जहां पर भी कोई कॉन्सेप्ट ऐसा लग रहा है कि आप कोई एक्टिविटी करवा सकते हैं या बच्चे को इस तरीके से गेम खिला के सिखा सकते हैं, तो जहां पर भी बच्चा कुछ कर रहा है ना, करके सीख रहा है, वो चीज बेस्ट रहेगी उसके लिए, ये याद रखिए। इसके बेसिस पे बहुत सारी चीजें आपकी सोल्व हो जाएंगी,
ओके जन आप जब बीइंग अ टीचर इंस्ट्रक्शंस देते हैं तो गाइने के 9 स्टेप आते हैं इंस्ट्रक्शन के। हो सकता है ये पूछ ले जाए क्योंकि ब्लूम की टेक्सोनॉमी से एक क्वेश्चन है, सो पॉसिबिलिटी है कि इस तरीके का क्वेश्चन आपसे पूछा जाए। ओके सो सबसे पहले आप क्या करेंगे, ये चीज आपको रटनी नहीं समझनी है, समझेंगे तो ज्यादा बेटर याद रहेगी। ओके सबसे पहले आपको बच्चे की अटेंशन गेन करनी है, यानी आप एक कोई चीज को ड्रॉ कर दिया या कोई चीज आपने डिस्कशन के लिए कोई टॉपिक लिख दिया बोर्ड पे, कि मतलब आपका एग्जैक्ट टॉपिक नहीं है वो इंट्रोड्यूस करते टाइम, बट आपने कुछ ऐसे अट्रैक्टिव सी चीज बना दी है, ठीक है। तो सबसे पहले आप अटेंशन गेन कर रहे हैं, ठीक है। फिर आप लर्नर्स को इन्फॉर्म कर रहे हैं कि ऑब्जेक्टिव क्या है आज की क्लास का, कि उनको पता हो कि टीचिंग किस तरीके की होने वाली है, तो वो ऑब्जेक्टिव से अवेयर हो कि ये चीज उनको सिखाई जाएगी और ये ऑब्जेक्टिव अपना कि हमें लास्ट तक ये अचीव करना है। ओके देन आप स्टिमुलेट करेंगे, जो आपने ऑब्जेक्टिव बता दिया तो अब उनकी प्रायर नॉलेज है ना कि कहां से रिलेट करना है, सो वहां से रिलेट करने की आप कोशिश करेंगे, तो वो प्रायर नॉलेज जो है वहां से रिकॉल हो चीजें। ओके देन आप प्रेजेंट करेंगे अपना स्टिमुलस की क्लास अटेंटिव और एक्टिव रखने के लिए कुछ स्टिमुलस वेरिएशन इसमें चलता रहेगा कि बच्चे बोर भी ना हो, इनएक्टिव भी ना हो, सो वो स्टिमुलस यहाँ पे आप प्रेजेंट करेंगे। लर्निंग गाइडेंस बच्चों को प्रोवाइड करेंगे कि पूरे टीचिंग लर्निंग प्रोसेस के दौरान बच्चे जो है वो गाइडेड रहें ताकि कोई कंफ्यूजन या डाउट उनमें क्रिएट ना हो, सो वो गाइडेंस देनी है। एलिसिटिंग परफॉर्मेंस, यानी टीचर को ये ट्राई करना है कि क्लास कैसे इंटरैक्टिव बने ताकि बच्चों की परफॉर्मेंस को एनहेंस किया जा सके। तो जितना ज्यादा स्टिमुलेशन होगा, इंटरेक्शन होगा, गाइडेंस होगी, तो कंफ्यूजन भी नहीं होगा और परफॉर्मेंस भी बेटर होगी। देन प्रोवाइडिंग फीडबैक, तो जहां पर भी आपको लगे कि इंस्ट्रक्शनल प्रोसेस के दौरान फीडबैक की जरूरत है, वहां पे मतलब आपको पाथ को डेविएट नहीं करना है कि आप कुछ पढ़ा रहे थे और कुछ और ही पढ़ाने लग गए, उसी के अराउंड रहते हुए आपको फीडबैक प्रोवाइड करना है। फिर बच्चों की परफॉर्मेंस को असेस करना है और लास्ट में कैसे जो है उनकी रिटेंशन को एनहेंस किया जा सकता है, ये टीचर का काम रहेगा कि अगर उन्होंने बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ाया है तो कल को जब वो एडवांस पढ़ाएंगे सो एक ट्रांसफर ऑफ लर्निंग तो देखने को मिलेगा ना, सो वो ट्रांसफर ऑफ लर्निंग हो पाए, रिटेंशन हो, क्योंकि रिटेंशन होगा तभी ट्रांसफर होगा, अगर आपको याद ही नहीं है तो ट्रांसफर कैसे होगा, राइट। सो वो रिटेंशन और ट्रांसफर वाली चीज लास्ट स्टेप रहेगी। सो बिल्कुल सीक्वेंस में स्टेप्स हैं, ऊपर नीचे नहीं होने चाहिए, यही 9 स्टेप्स आपको पता होने चाहिए कि इस तरीके से इंस्ट्रक्शन का प्रोसेस रहेगा। ओके देन एक हायरार्किकल स्टेप मॉडल भी आता है गाइने का, शायद पूछ लिया जाए बट मुझे लगता नहीं है कि पूछा जाएगा, बट स्टिल मैंने ऐड ऑन कर दिया है कि गलती से भी पूछ लिया गया तो आपको ध्यान रहे कि ये 8 स्टेप्स भी हैं, कि सिग्नल लर्निंग होती है, ये 1 to 8 है, लास्ट में जाके प्रॉब्लम सॉल्विंग हाईएस्ट लेवल रहेगा। ओके तो अगेन ये भी आपको हायरार्किकल याद रखने, 1 से लेके 8 तक, 1 सबसे नीचे है और 8 सबसे ऊपर है, पिरामिड लगा लो या स्टेप वाइज लगा लो, तो ऊपर तक के स्टेप्स आपको याद रखने हैं। ओके जब भी गायने की बात आती है तो वो 5 E's की बात करते हैं कि कैसे कंस्ट्रक्ट किए जाएं, सो बच्चे उसमें एंगेज होने चाहिए, वो एक्सप्लोर कर पाए, एक्सप्लेन हो, इलेबोरेशन हो और इवेल्युएशन हो। सो ये 5 E से जो वर्ड है ये आपको याद रखने, ये पॉजिटिव वर्ड्स है और इस तरीके का क्वेश्चन अगर आए तो आपको याद हो कि जहां बच्चा ज्यादा एंगेज है वो बेटर चीज है। ओके तो एंगेज, एक्सप्लोर, लर्निंग बाय डूइंग, ये आपको पता होने चाहिए। पेडागोजी ऑफ टीचिंग क्या रहेगी, वर्ड तो आपके में पेडागोजी दे रखा है ना, सो जब भी अलग अलग टीचिंग के जो मेथड्स हैं, स्टाइल्स हैं, वेरिएशंस हैं, वो जब एड ऑन हो जाएंगे, जैसे आप एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग कर रहे हो तो जितने भी लर्निंग के मेथड्स हैं ना, आपके टीचिंग लर्निंग के मेथड्स, उसमें आपको नाम से ही पता चल जाएगा। अगर मैं बोल रही हूं डेमोन्स्ट्रेशन मेथड, सो इतने, क्योंकि आपने ऑब्वियसली एक क्वालिफिकेशन तो आपकी है तो इतना तो आपको आइडिया होगा, डेमोन्स्ट्रेट करना, कोई चीज दिखाना, जैसे कई बार टीचर किसी मॉडल को या चीज को डेमोन्स्ट्रेट करके आपको समझा रहे होते हैं, मतलब बच्चे को एक्सेस नहीं है उसकी बट उसको देख पा रहा है और ज्यादा बेटर तरीके से उसको समझ आ रहा है, ठीक है, वो डेमोन्स्ट्रेशन हो गया। ग्रुप डिस्कशन क्या होगा, जिसमें सब बच्चों को बिठा के उनसे आइडियाज भी पूछे जा रहे हैं, डिस्कशन हो रहा है। एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग में एक्टिविटी हो रही है। इंडिविजुअलाइज्ड इंस्ट्रक्शन में अलग अलग बच्चे को अलग अलग इंस्ट्रक्शन दी जा रही है ऑन द बेसिस ऑफ देयर इंडिविजुअल डिफरेंसेस, वो इंडिविजुअलाइज्ड इंस्ट्रक्शन हो गया। सो आपको इन मेथड्स में डीप में जाने की जरूरत नहीं है, बट नाम से आपको आइडिया हो कि इस मेथड में क्या चीज रहेगी, दैट्स इट। ओके डिस्कवरी बेस्ड में क्या रहेगा कि आपने उसको प्रॉब्लम दे दी, अब वो खुद खोजेगा चीजों को, खुद डिस्कवरी करके सीखेगा। ओके ये सारी की सारी चीजें जब एक टीचिंग प्रोसेस में हमने इनकॉर्पोरेट कर दी ना,
तो वो हमारी क्या बन जाती है, पेडागोजी। सो इसीलिए आपने पेडागोजी ऑफ साइंस, पेडागोजी ऑफ हिंदी, पेडागोजी ऑफ एसएसटी इस तरीके से बहुत देखे होंगे। ओके, सो पेडागोजी का अगर बिल्कुल रॉ मतलब बताऊं ना मैं आपको, तो वो ये रहेगा कि पढ़ाना कैसे है, आपको पता हो तो वो उसमें क्या क्या आ गया, उसमें मेथड्स आ गए, स्टाइल आ गया, वेरिएशन आ गया। सो अगर आपको ये पता है कि कैसे पढ़ाना है, सो आपको पेडागोजी ऑलरेडी आती है। ठीक है, सो ये कंप्लीटली कॉन्सेप्चुअल पार्ट में चला जाएगा, इसलिए आपको दिमाग खुला रखना है कि बच्चे को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, बच्चा सेंटर में होना चाहिए, वो सारी चीजें अगर दिमाग में रहेंगी, सो पेडागोजी ऑफ टीचिंग का कोई भी क्वेश्चन होगा आप आराम से सोल्व कर लेंगे। ओके, सो ओवरऑल अगर टीचिंग से मैं कनेक्ट करूं सारी चीजों को, कुछ एक टर्म्स को, सो देखो टीचिंग में क्या हो सकता है, ट्रेनिंग। तो जब ट्रेनिंग की बात होगी यानी आप एक कंडक्ट को शेप कर रही हैं, ठीक है, यानी आप उसको कोई स्किल सिखा रही हैं, कि मान लो मैं कंप्यूटर का ट्रेनिंग ले रही हूँ, सो कंप्यूटर की ट्रेनिंग का मतलब मैं कंप्यूटर चलाना सीख रही हूँ, वो स्किल मेरे में आ रही है, तो वो आप उसके कंडक्ट को, उसके काम को शेप कर रही है। ओके, कंडीशनिंग क्या होगी, जैसे पैवलोव की कंडीशनिंग थी, स्किनर की कंडीशनिंग थी। कंडीशनिंग मतलब वो जो पैवलोव ने कुत्ता बांध के खड़ा कर रखा था, उसके बिहेवियर को ही तो शेप कर रहे थे हम, कि जैसे ही बेल बजे वैसे ही क्या हो जाए, उसमें उसके मुंह से सलाइवा जनरेट हो, राइट, ताकि खाना आने वाला है। सो वो हमने उसको कंडीशन कर दिया। वैसे ही कई बार बोलते हैं ना कि बचपन से ऐसी ही कंडीशनिंग रही है, एकदम से कैसे चेंज हो जाएंगी चीजें, राइट। सो वो कंडीशनिंग है, यानी आपके बिहेवियर की शेपिंग हो रही है। ओके, इंडोक्ट्रिनेशन की बात करेंगे तो इसमें बिलीफ की बात आ जाएगी, कि आपके बिलीफ, कई बार होता है ना कि आप किसी बाबा को या किसी को भी फॉलो करने लग जाते हो, तो जैसे जैसे वो बोलता है आपको बस वही भगवान लगता है और वही चीजें सच लगती हैं। तो उसने क्या किया है, उन बातों बातों में, उन चीजों में, उस ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आपके बिलीफ को शेप कर दिया है। ओके, इंस्ट्रक्शन में आप क्या कर रहे हो, जैसे कई बार आप एग्जाम देने जाते हो तो आपको इंस्ट्रक्शंस दी जाती है ना, इतने बजे एग्जाम शुरू होगा, या उस पेपर के आगे भी लिखा होता है कि ये वाली ब्लू पेन से लिखना है, ब्लू या ब्लैक पेन होना चाहिए, ये इंस्ट्रक्शंस है। सो वही है इंस्ट्रक्शन, यानी कि आपकी जो नॉलेज है उसको शेप किया जा रहा है। बट जितनी भी चीजें हैं, कुछ भी हो, शेपिंग के बाद अल्टीमेटली हो क्या रहा है, चाहे ट्रेनिंग हो, चाहे कंडीशनिंग हो, इंस्ट्रक्शन हो, इंडोक्ट्रिनेशन हो, सब में आपके बिहेवियर में चेंज आ रहा है। सो अल्टीमेटली टीचिंग भी किससे रिलेटेड हो गया, चेंज इन बिहेवियर से। और जब वो रिलेटिवली परमानेंट चेंज आपके बिहेवियर में आ गया, यानी टीचिंग का प्रोसेस पूरा हो गया, यानी कि लर्निंग हो गई है आपके वो रिलेटिवली परमानेंट चेंज की तो बात करते हैं हम। सो ये ओवरऑल चीजें आपको पता होनी चाहिए, बेसिक सा, बिल्कुल बेसिक लेवल की चीज आपको पढ़ाई है मैंने। ओके, लर्निंग एनवायरनमेंट क्या होगा, लर्निंग एनवायरनमेंट मतलब जो एक फिजिकल एनवायरनमेंट, अब इसमें ये जरूरी नहीं कि सिर्फ फिजिकल एनवायरनमेंट की बात हो, चाहे फिजिकल हो, चाहे साइकोलॉजिकल हो, चाहे सोशल हो, जो भी बच्चे के अराउंड चीजें हैं वो सारी चीजें उसके एनवायरनमेंट में आ जाएंगी। सो अकॉर्डिंग टू फिनिश नेशनल बोर्ड ऑफ एजुकेशन, उन्होंने बोला कि लर्निंग एनवायरनमेंट एक लर्निंग की सेटिंग है जिसमें सारी चीजें आएंगी, चाहे वो फिजिकल एनवायरनमेंट हो, साइकोलॉजिकल फैक्टर्स उसको अफेक्ट कर रहे हो। अगर बच्चा, मान लो, चलो आपने फिजिकल एनवायरनमेंट बहुत अच्छे स्कूल में डाल रखा है, बच्चा बहुत ऐसे एसी लगा हुआ है, बेंच में बहुत अच्छे बेंच हैं, ठीक है, बहुत कलरफुल सा क्लासरूम है, बहुत अच्छा क्लासरूम है, बट अगर टीचर अच्छी नहीं है, जो कि साइकोलॉजिकल फैक्टर रहेगा कि बच्चे के ऊपर प्रेशर बन रहा है या पेरेंट्स की तरफ से कुछ प्रेशर बन रहा है, तो उसका लर्निंग एनवायरनमेंट तो अच्छा नहीं हुआ ना, चाहे वो साइकोलॉजिकल फैक्टर ही क्यों ना हो। तो ऐसे ही साइकोलॉजिकल फैक्टर, सोशल रिलेशनशिप, फिजिकल एनवायरनमेंट, सारी चीजें लर्निंग एनवायरनमेट में इंक्लूडेड रहेंगी। इसीलिए बोलते हैं कि एक कंड्यूसिव एनवायरनमेंट बच्चे के लिए होना, और वो कौन बनाएगा, टीचर बनाएगा। तभी अगर आपने देखा हो तो एक बीएड में तो पढ़ते हैं यूजुअली, आई डोंट नो जेबीटी में ये टॉपिक है या नहीं, बीएड में तो प्रॉपर एक पेपर है, क्रिएटिंग एन इंक्लूसिव क्लासरूम या क्रिएटिंग अ इंक्लूसिव स्कूल बोल देते हैं, कंड्यूसिव एनवायरनमेंट बोल देते हैं। सो उसमें वो सारी चीजें पढ़ते हैं हम कि क्या क्या फैक्टर्स अफेक्ट करेंगे। सो ओवरऑल अगर देखें तो लर्निंग एनवायरनमेंट के अलग अलग टाइप्स भी हो सकते हैं। एक तो जो मैंने लर्निंग एनवायरनमेंट आपको बताया कि एक अच्छा एनवायरनमेंट हो आपके आसपास, उसके अलावा एनवायरनमेंट आपका फॉर्मल हो सकता है, नॉन फॉर्मल हो सकता है, इनफॉर्मल हो सकता है, या फिर आपका वर्चुअल भी हो सकता है। इनको देख लेते हैं। फॉर्मल एनवायरनमेंट, जब भी फॉर्मल की बात आए, स्कूल को, कॉलेज को, यूनिवर्सिटी को, इनको ध्यान में रखिए, क्योंकि वहां पे एक हायरार्किकल स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा। जैसे एनईपी 2020 जब से आई है, तब से आपका जो 10+2 वाला स्ट्रक्चर था वो क्या हो गया, 5+3+3+4 वाला स्ट्रक्चर हो गया, राइट। सो वो एक हायरार्किकल स्ट्रक्चर है कि पहले आप ये क्लास करेंगे, फिर आप इस क्लास में जाएंगे। हर एक क्लास में कैलकुलेटिव तरीके से, प्लान्ड तरीके से आपकी पूरा का पूरा 1 साल का कोर्स दिया होगा, करिकुलम दिया होगा, सारी चीजें दी होंगी। उसमें लास्ट में आपका टेस्ट भी होगा, एग्जाम्स होंगे,
होंगे, ग्रेडिंग दी जाएगी क्रोनोलॉजिकल सिस्टम में कि अच्छा इसके A+ ग्रेड है, इसके A ग्रेड है, इसके माइनस है, B+ या जो भी, ठीक है। तो वो एक क्रोनोलॉजिकल ग्रेडिंग सिस्टम रहेगा, क्लोज्ड एग्जामिनेशन सिस्टम होगा लास्ट में, और टीचर जो है वो इसमें पढ़ाएंगे। स्कूल में पढ़ाते हैं ना टीचर, तो टीचर पढ़ाएंगे। अब ये फॉर्मल एनवायरनमेंट तो हो गया, बट इसके कुछ प्रोज फायदे भी तो होंगे, प्रोज एंड कॉन्स बोलते हैं ना हम। तो फायदे ये है कि ऑर्गेनाइज्ड है बहुत अच्छे से, ठीक है। फेस टू फेस लर्निंग होती है कि आप जा रहे हैं क्लास में और पढ़ रहे हैं, रेगुलर तरीके से टेस्ट असाइनमेंट चीजें होती हैं, तो रेगुलर असेसमेंट हो रहा है आपका, लास्ट में पास होने पे एक ऑथेंटिक सर्टिफिकेट भी मिलेगा कि भाई 10वीं पास कर ली है बच्चे ने। लर्निंग जो है वो यहाँ पे इंटेंशनल रहेगी, कि एक इंटेंशन है, एक इंटेंशन को हिंदी में क्या बोलेंगे वो आप मुझे कमेंट करके बता देना, ओके। एक इंटेंशन के साथ आप जो है उसको पढ़ाएंगे लर्निंग को। एक फॉर्मल लर्निंग एनवायरनमेंट जो रहेगा उसमें क्या रहेगा कि इंडिविजुअल्स के पास सोशल एक्सप्रेस करना चीजों को, वो ज्यादा कॉन्फिडेंट होंगे क्योंकि बहुत सारे बच्चे हैं, उनसे बातचीत करेंगे तो वो सोशल भी हो पाएंगे क्योंकि बहुत सारे लोगों से इंटरेक्ट कर रहे हैं, एक्सप्रेसिव हो पाएंगे क्योंकि इंटरेक्शन करना पड़ेगा, चुपचाप थोड़ी बैठे रहेंगे बच्चे क्लास में, और वो कॉन्फिडेंट भी फील करेंगे। सो ये प्रोज है, लेकिन कॉन्सिक्वेंसेज भी होंगे, यानी उल्टी चीजें। रिजिड है करिकुलम, क्योंकि टाइम लिमिट जब जहां सेट हो गई कि 1 साल में कोर्स कराना है, तो करिकुलम भी तो आएगा। सो वो करिकुलम आपका रिजिड हो गया, टीचर्स के ऊपर ज्यादा प्रेशर रहेगा कि बस उनको सिलेबस पूरा कराना है। इनफॉर्मल में क्या रहेगा, जो हम यूजुअली मदर टंग में बच्चे देखते देखते ऑब्जर्व करके एक्सपीरियंस करके सीख जाते हैं ना, जहां कोई स्ट्रक्चर नहीं होता, कोई ऑर्गेनाइजेशनल सेटिंग नहीं होती, कोई चीज आपको सिखानी नहीं, मतलब आप खुद ही सीख रहे हैं खुद ब खुद, ठीक है। अभी घर में मम्मी जैसे जो भी मम्मी पापा या सब लोग बात करते हैं वैसे ही तो बात करना आपने सीख लिया ना। सो वो आपने लर्निंग तो हुई है, बट वो इनफॉर्मल लर्निंग हुई है। तो जो एनवायरमेंट वहां पर रहेगा वो आपका इनफॉर्मल एनवायरमेंट रहेगा। सेल्फ डायरेक्टेड लर्निंग हो गया, एक्सपीरियंशियल लर्निंग हो गया, या मेंटोरिंग कोचिंग, तो वो किस में आ जाएगा, इनफॉर्मल में आ जाएगा। कि आप ट्यूशन अगर जा रहे हैं तो ट्यूशन पे कुछ स्ट्रक्चर नहीं है, ठीक है। आज अगर मैडम की तबीयत खराब है या सर की तबीयत खराब है तो छुट्टी है, ठीक है। बट स्कूल में छुट्टी की बजाय कोई और टीचर आ जाएगा। सो वो एक ऑर्गेनाइज्ड और स्ट्रक्चर्ड वे में नहीं है ये चीजें, वो आपकी इनफॉर्मल रहेगी। अब इनफॉर्मल में क्या प्रोज एंड कॉन्स रहेंगे, कि जो प्रोसेस है वो नेचुरल है, मतलब बेस्ड ऑन द एक्सपीरियंसेस चल रहा है, कि आपने मम्मी ने 10 रुपए दे के भेजा था कि धनिया लेके आना है, और अगर 5 का धनिया मिला तो 5 के आपके पास पैसे बच गए। सो वो चीज आपने खुद जाके देख के सीखी है, सो वो नेचुरल एक्सपीरियंसेस से आई है। बट इसके कॉन्सिक्वेंसेस ज्यादा रहेंगे क्योंकि कोई भी चीज ऑर्गेनाइज नहीं है, आप अपने आप ही सीख रहे हैं। सो कोई भी एक्सपर्ट या प्रोफेशनल से नहीं सीख रहे हैं कि आप रिलायबिलिटी के साथ सीख पाए, विश्वसनीयता के साथ सीख पाए, वो चीज भी नहीं है। कई बार ये जो है इंडिविजुअल एक डिलेमा में भी आ जाता है, जब उसके पास इंफॉर्मेशन था बट उसको ये पता नहीं है कि इंफॉर्मेशन सही है कि नहीं है। हार्डली कोई शेड्यूल होगा, कोई फिक्स टाइम नहीं होगा, जबकि इसमें टाइम वेस्ट ही ज्यादा होगा क्योंकि कोई डिसिप्लिन ही नहीं है, तो टाइम वेस्ट रहेगा, राइट। देन नॉन फॉर्मल, फॉर्मल का एग्जैक्ट ऑपोजिट है नॉन फॉर्मल, ओके। इसमें कोई सराउंडेड वॉल्स, फिक्स्ड फर्नीचर या एक मैनेजमेंट, वो चीजें नहीं होंगी कि आमने सामने खड़ा होकर टीचर आपको पढ़ा रहा है। बट इसी तरीके का ऑर्गेनाइजेशनल फ्रेमवर्क अगर आपको दिखे, मतलब फिर भी एक फ्रेमवर्क है बट ये चीजें नहीं है, तो वो क्या रहेगा, नॉन फॉर्मल। इसमें आप डिस्टेंस लर्निंग याद रख सकते हैं, या जैसे मान लो मैंने कंप्यूटर की ट्रेनिंग लेने के लिए जाना है, तो कंप्यूटर की ट्रेनिंग वो ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर्ड वे में मुझे सिखा देंगे, ट्रेनिंग दे देंगे, मुझे एक स्किल डेवलप हो गई। तो जब आप कोई स्किल को मास्टर करने के लिए, कोई एक्टिविटी सीखने के लिए, नॉलेज गेन करने के लिए, जैसे ये आपके स्वयं प्लेटफॉर्म्स हैं या मूक प्लेटफॉर्म्स हैं, उनके ऊपर अलग अलग तरीके के कोर्सेज अवेलेबल है ना। अब मैंने पेपर नहीं देना बट मैंने वो कोर्स सीख लिया है वहां से, ओके। मतलब इट्स लाइक जैसे कई बार आप देखते हो ना कि यूट्यूब से आपने कोई पर्टिकुलर चीज सीख ली। आजकल तो लोग कोडिंग पता नहीं क्या क्या सीख साख के, और उनके पास कोई ऐसे सर्टिफिकेट नहीं है बट उनको वो चीज आती है, राइट। सो वो चीज किसमें आ गई, नॉन फॉर्मल में आ गई। ये क्वाइट फ्लेक्सिबल एनवायरमेंट आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। सो फायदा क्या है कि फ्लेक्सिबल है चीजें, एडजस्टेबल नेचर है कि आप प्रैक्टिकल मोड में चीजों को सीख सकते हैं, बट एग्जाम्स मैंडेटरी नहीं है। तो ये एक नुकसान भी हो जाएगा यहाँ पे कि एग्जाम्स मैंडेटरी नहीं है। सो हो सकता है लर्नर कंफ्यूजन में रहे कि लर्निंग हुई भी है कि नहीं हुई है, बट जब हमारे पास एक सर्टिफिकेट आ गया, अगर हमने एग्जाम दिया है फॉर्मल लर्निंग की तरह, देन वी आर श्योर कि लर्निंग हुई और हमने सीखा है, भाई कॉन्फिडेंस से आप बोल सकते हो। बट जब आपकी लर्निंग का पता ही नहीं है आपको, कि मतलब यहाँ पे कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगा थोड़ा सा। अब फ्लेक्सिबल एनवायरमेंट है तो इरेगुलरिटीज तो डेफिनेटली रहेंगी, क्योंकि जहां फ्लेक्सिबिलिटी बहुत ज्यादा आ जाती है वहां इनडिसिप्लिन और इरेगुलरिटी के चांसेस हो जाते हैं। ऐसे ही वर्चुअल लर्निंग भी, जो अपने कोविड के बाद से थोड़ा सा चर्चा में आया, वर्चुअल लर्निंग एनवायरमेंट जो है वो
वो भी रहेगा। अभी आप एक तरीके से वर्चुअल लर्निंग ही तो हो रही है, या फिर गूगल क्लासरूम के द्वारा, गूगल मीट के द्वारा, जूम क्लासेस के द्वारा वो जो चीजें हैं वो भी आपकी वर्चुअल लर्निंग में आ जाएंगी। तो उस टाइम पे पढ़ाते टाइम, चलो ये तो लाइव क्लास नहीं हो रही, अगर लाइव हो रही होती तो एक तरीके से वो वर्चुअल क्लासरूम सा क्रिएट हो जाता है वहां पे आपके सामने, और उस टाइम पे जो एनवायरमेंट रहेगा कि मान लो मैं लाइव क्लास ले रही हूं, सो मेरे कमेंट सेक्शन में किस तरीके का एनवायरमेंट है वो चीज दिखाएगी कि वहां पे रैंडम मैसेजेस आ रहे हैं, बच्चे जेन्युइनली कुछ पूछ रहे हैं, सो वो वहां से लर्निंग एनवायरमेंट का आपको पता चल जाएगा। तो वो वर्चुअल लर्निंग एनवायरमेंट रहेगा कि अगर कोई गलत शलत मैसेजेस या स्पैम मैसेजेस किए जा रहे हैं तो बच्चे भी तो डिस्ट्रैक्टेड रहेंगे ना, तो वो एनवायरमेंट तो ठीक नहीं हुआ। सो वो ठीक एनवायरमेंट रखना फिर टीचर की जिम्मेदारी हो जाता है। ओके, अब इंस्ट्रक्शनल फैसिलिटीज सपोर्ट मटेरियल, इस हेडिंग के अंदर एक चीज दिमाग में बिठा लीजिए कि जो भी चीजें या जो भी इंस्ट्रक्शन के लिए जो भी हेल्प टीचर ने इस्तेमाल की है, चाहे वो टेक्स्ट बुक हो, टेक्स्ट बुक से लेकर बिल्कुल आईसीटी, मतलब आपने पीपीटी, कंप्यूटर, कुछ भी यूज किया है, चाहे एक चार्ट ही क्यों ना हो, एक टेक्स्ट बुक क्यों ना हो, वो सारी चीजें आपकी सपोर्ट मटेरियल में आएंगी। ओके, तो सपोर्ट मटेरियल में बहुत वाइड स्कोप है, बस आप इतना ध्यान रखिए, आपको रटने की जरूरत नहीं है, वो सारी चीजें आपकी सपोर्ट मटेरियल टीचिंग एड में आ जाएंगी, जिन जिन चीजों का इस्तेमाल आप बच्चों को उस टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में समझाने के लिए यूज कर रहे हो। ओके, सो वो आपका चौक, बोर्ड, डस्टर, सब चीजें, एवरीथिंग, जहां पर भी टीचर और बच्चे के अलावा जो जो इंटरवीनिंग वेरिएबल्स बच गए ना, वो सारे अपने सपोर्ट मटेरियल में आ जाएंगे। ओके जी, इंक्लूसिव टीचिंग, इंक्लूसिव मतलब इंक्लूजन, सबको इकट्ठा लेके चलना है, सबका साथ सबका विकास वाली सिचुएशन, बट इसमें जेन्युइनली साथ होना चाहिए। तो इंक्लूसिव में आप ये गलतफहमी मत रखिएगा, थोड़ी सी कई बार कंफ्यूजन हो जाता है बच्चों को कि इंक्लूसिव टीचिंग में सिर्फ डिसेबल्ड को हम इंक्लूड कर रहे हैं, नहीं, इंक्लूसिव में आप सभी जो डिसएडवांटेज्ड स्टेज पे हैं, जो डिप्राइव्ड स्टेज पे हैं, उन सबको इंक्लूड कर रहे हैं, चाहे वो सोशियो इकोनॉमिक बैकग्राउंड की वजह से डिप्राइव्ड हो, चाहे वो डिसेबिलिटी की वजह से डिप्राइव्ड हो, किसी भी वजह से हो, हमें इक्वालिटी लेके आनी है। और ये इंक्लूसिव टीचिंग या जो हम बोलते हैं ना एजुकेशन फॉर ऑल, ये अगर आपको थोड़ा सा याद रहे तो याद रखिए कि एजुकेशन फॉर ऑल का एजेंडा किसने दिया था अपनी 1986 की पॉलिसी की, मतलब मेन लाइन थी। अगर 1986 की जो एनईपी है ना, उसको आप एक लाइन में पूछना चाहें, बताना चाहें ना, तो एजुकेशन फॉर ऑल की बात की गई थी उन्होंने, ठीक है, कि सबको एजुकेशन मिलनी चाहिए। सो वही इंक्लूसिव टीचिंग का प्रोसेस है कि सबको देनी है, कि इंक्लूसिव होनी चाहिए टीचिंग, की सबको इंक्लूड करके हो रही है इंक्लूसिव टीचिंग, ठीक है। तो इंक्लूसिव एजुकेशन का कॉन्सेप्ट आपको पता हो, जिसमें आप डाइवर्स नीड्स को एड्रेस कर रहे हो, रिस्पॉन्ड कर रहे हो, एक पार्टिसिपेशन इंक्रीज कर रहे हो, और एक्सक्लूजन को रिड्यूस कर रहे हो। एक्सक्लूजन किसी भी बेसिस पे हो, चाहे वो डिसेबिलिटी के बेसिस पे एक्सक्लूजन है, चाहे वो किसी और बेसिस पे, तो वो एक्सक्लूजन नहीं होना चाहिए, हमें इंक्लूड करना है सबको। ओके, सो ओवर द पीरियड ऑफ 3 और 4 डेकेड्स, यानी 30-40 साल की अगर हम बात करें ना, सो एक इंस्टीट्यूशनलाइजेशन वाली बात आ रही है, ठीक है। सो डी इंस्टीट्यूशनलाइजेशन, नॉर्मलाइजेशन, लीस्ट रेस्ट्रिक्टिव एनवायरनमेंट, इंटीग्रेशन, मेन स्ट्रीमिंग, एंड देन लास्ट में अब हम बात करते हैं इंक्लूजन की। सो इनका मतलब आपको पता होना चाहिए, वो मैं बता देती हूँ, कॉन्सेप्चुअल चीजें रटने की जरूरत नहीं है। सो डी इंस्टीट्यूशनलाइजेशन यानी इंस्टीट्यूशनलाइजेशन के ऑपोजिट की बात हो रही है, राइट। सो ये डी इंस्टीट्यूशनलाइजेशन की बात मतलब प्रैक्टिस कहां पे आई, कहां से आई, कि हमने क्या बोला कि डिसेबल्ड बच्चे जो है ना, उनको हम अच्छे से एजुकेशन देंगे, उनको ट्रीट करेंगे, उनकी डिसेबिलिटी का नाम लेके हम उनको जो इंस्टीट्यूशन है वहां से अलग बिठा रहे हैं, चाहे वो स्पेशल स्कूल में बिठा रहे हो, चाहे कहीं भी बिठा रहे हो। हम इसमें बोल रहे हैं कि उन बच्चों को जो डिसेबल्ड बच्चे हैं उनको डी इंस्टीट्यूशनलाइज किया जाए, ठीक है। तो डी इंस्टीट्यूशनलाइजेशन का आइडिया था कि हमने उनको डी इंस्टीट्यूशनलाइज कर दिया, इंस्टीट्यूशन से हटके एक अलग से अलग इंस्टीट्यूशन, अलग कम्युनिटी बना दी उनकी, उस वजह से हमारे पास कॉन्सेप्ट आया इंस्टीट्यूशनलाइजेशन का। एक सेकेंड, क्यों नहीं हो रहा है भाई ये, हाँ ठीक है। तो उसकी वजह से फिर क्या आया, क्योंकि आपने क्या कर दिया, डी इंस्टीट्यूशनलाइज कर दिया, तो आपने प्रोसेस को नॉर्मल तो रखा ही नहीं ना। नॉर्मल तो ये होता है कि सब बच्चे पढ़ रहे हैं साथ में, ठीक है, बट वो जब डी इंस्टीट्यूशनलाइजेशन कर दिया तब एक कॉन्सेप्ट आया कि अब नॉर्मल करो इसको। नॉर्मल मतलब सब लोग साथ पढ़ रहे हैं,
ठीक है. सो दिस रेफर्स टू द प्रोसेस और अटेम्प्ट्स फॉर मेकिंग द एजुकेशन एंड लिविंग एनवायरमेंट ऑफ द एक्सेप्शनल और डिसेबल्ड एज क्लोज टू द नॉर्मल एज पॉसिबल. तो जितना पॉसिबल हो सकता है सबको साथ लेके आओ. इसकी वजह से अब नॉर्मलाइजेशन की बात कर रही है, तो नॉर्मलाइजेशन में भी हम एक कॉन्सेप्ट लेके आते हैं, लीस्ट रेस्ट्रिक्टिव एनवायरमेंट, यानी कि जो भी एनवायरमेंट हमने क्रिएट किया है उसको रेस्ट्रिक्शन फ्री बनाना है, कि रेस्ट्रिक्शन जितनी कम हो ना उतनी कम करके करनी है हमें, जितनी मैक्सिमम पॉसिबल हम कम कर सकते हैं उतनी कम रेस्ट्रिक्शंस होनी चाहिए कि बच्चों पे किसी भी चीज की रेस्ट्रिक्शन ना हो एनवायरमेंट के बेसिस पे. ओके. देन है इंटीग्रेशन. अब लीस्ट रेस्ट्रिक्टिव का अगर एग्जांपल मैं देने की कोशिश करूं तो जैसे स्टेयर्स होती हैं, बट जो बच्चा व्हील चेयर पे वो तो नहीं चढ़ पाएगा उन स्टेयर्स पे अपने आप से, राइट. तो वो रेस्ट्रिक्टिव एनवायरमेंट हो गया. अगर उसके साइड में एक रैंप बना होगा तो वो बच्चा अपने आप एक्सेस कर सकता है, और वो हमने क्या कर दिया, रेस्ट्रिक्शन को कम कर दिया है. सो वो हमारा लीस्ट रेस्ट्रिक्टिव होगा. ओके. इंटीग्रेशन मतलब हम क्या कर रहे हैं, ये ऑपोजिट रहेगा सेग्रीगेशन के. सेग्रीगेशन मतलब अलग अलग कर देना. अब यहाँ पे हम कर रहे हैं कि सबको साथ लेके आओ, एग्रीगेट करो, इंटीग्रेट करो. ठीक है. जो नॉन डिसेबल्ड पॉपुलेशन है उसके साथ डिसेबल्ड को भी साथ में लेके आओ, कि अलग से सेपरेट स्पेशल स्कूल में डालने की बजाय सबको साथ लेके आओ. लेकिन इसमें साथ में थोड़ी सी दिक्कतें हैं कि जो बहुत मतलब माइल्ड वाले को हम एक तरीके से साथ ला सकते हैं, तो वो इंटीग्रेशन करना है कि स्कूल सेम है बट चीजें अलग अलग पढ़ाई जा रही है, कि रिसोर्स रूम है वहां पे डिसेबल्ड को पढ़ाया जा रहा है, बाकी अलग रूम में दूसरे को, बट हमने एक स्कूल सेम बना दिया है. मेन स्ट्रीमिंग में क्या रहेगा, इसमें जो माइल्डली हैंडीकेप बच्चे हैं उनको हम रेगुलर क्लासरूम में लेके आ रहे हैं. इंटीग्रेटेड में तो सारे ही अलग हैं अभी तक, स्कूल सेम हुआ है बट चीजें अलग अलग हैं अभी. ओके. बट मेन स्ट्रीमिंग में हम क्या कर रहे हैं, माइल्ड हैंडीकेप जो है ना, जिनको एक्स्ट्रा बहुत ज्यादा केयर की जरूरत नहीं है कि उनको स्पेशल अटेंशन मिले, उनको आप रेगुलर क्लासरूम में लेके आओ और उनको एनकरेज करो कि और एक अच्छा एनवायरमेंट ऐसा बनाने की कोशिश करो कि सब लोग इंक्लूड हो सके. और लास्ट में फिर इंक्लूसिव एजुकेशन आ जाता है, इंक्लूसिव टीचिंग आ जाता है कि सबको इंक्लूड करके चलना है. ओके. इसमें कोई एक्सक्लूडेड रहेगा ही नहीं, ये याद रखिए. अब कई बार पूछ लिया जाता है कि इंक्लूसिव एजुकेशन का क्या मतलब है या इंक्लूसिव टीचिंग का क्या मतलब है. इसमें जो है कौन कौन से बच्चे, मतलब आपके ऑप्शंस में दे दिया जाएगा कि इसमें डिसेबल्ड बच्चों को साथ लेके चलना, सभी बच्चों को साथ लेके चलना, डिसएडवांटेज बच्चों को साथ लेके चलना. तो इट्स लाइक सभी को साथ लेके चलने की बात हो रही है, इसमें कोई एक्सक्लूडेड नहीं है. ओके. ये एक क्रोनोलॉजी सी बना रखी है यहाँ पे, जब भी इंक्लूजन की या स्पेशल एजुकेशन से इंक्लूजन तक का सफर जो है, कि इंडिपेंडेंस के टाइम पे स्पेशल एजुकेशन की बात हो रही थी, 1974 में जाके हमने इंटीग्रेटेड एजुकेशन की बात की, 1979-80s में जो कि इंटीग्रेटेड एजुकेशन थोड़ी सक्सेसफुल हुई नहीं, तो 1990s में हमें आइडिया हुआ कि यार 40 मिलियन बच्चे डिसेबिलिटी के साथ हैं. ओके. सो उसके बाद फिर हमने पीडब्ल्यूडी एक्ट, हम जागे थोड़ा सा, पीडब्ल्यूडी एक्ट 1995 बनाया, एक फ्लैगशिप प्रोग्राम हम डीपीईपी लेके आए. इसकी फुल फॉर्म आप मुझे कमेंट करके बताइएगा. देन 2001 में सर्व शिक्षा अभियान, जिसमें यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन की बात की. 2005 में एमएचआरडी ने इंक्लूसिव एजुकेशन से रिलेटेड एक नेशनल एक्शन प्लान बनाया, और 2006 में एक नेशनल पॉलिसी आती है पर्सन विद डिसेबिलिटी के लिए. कई बार लोगों को ये, तो बच्चों को ये पता होता है कि अच्छा 1995 का पीडब्ल्यूडी एक्ट था, उसके बाद आरपीडब्ल्यूडी एक्ट आ गया, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि बस इतना ही आइडिया रहता है. तो ये पॉलिसी का आइडिया बहुत बार नहीं रहता, तो आप याद रखिए कि 2006 में एक पॉलिसी भी आई थी. अब इससे रिलेटेड लर्निंग डिसेबिलिटीज आपको इसलिए पता होनी चाहिए क्योंकि लर्निंग डिसेबिलिटीज बेसिक है और इनसे क्वेश्चन सीधा सीधा पूछ लेते हैं. अगर आपको आता होगा तो आता होगा, नहीं तो नहीं आता होगा. सो लर्निंग डिसेबिलिटी एक तरीके से वो ग्रुप ऑफ डिसऑर्डर्स को बोल देते हैं हम. कई बार ये भी बोला जाता है कि जो लर्निंग डिसेबिलिटी वो डिसऑर्डर नहीं है, बट इसमें एक रेंज रहती है कि आप एकेडमिक और फंक्शनल स्किल्स में थोड़ी सी आपकी दिक्कत हो रही है, कि आपको बोलने में, लिखने में, पढ़ने में, इन चीजों में दिक्कत हो रही है, आप इंफॉर्मेशन को ऑर्गेनाइज नहीं कर पा रहे हो. ओके. सो और ये भी याद रखना है कि ये जो लर्निंग डिसेबिलिटी, क्योंकि लर्निंग के आगे डिसेबिलिटी वर्ड तो है ना, ये पीडब्ल्यूडी एक्ट 1995 में शामिल नहीं है, इंक्लूडेड नहीं है. आपका होमवर्क ये रहेगा सिर्फ कि 2016 का जो अपना आरपीडब्ल्यूडी एक्ट है, क्या उसमें ये लर्निंग डिसेबिलिटीज को इंक्लूड किया गया है या नहीं किया गया है. ओके. कॉमनली ये प्रॉब्लम स्कूल चिल्ड्रन में देखने को मिलती है. आपको ईशान अवस्थी याद होगा, जो आपके तारे जमीन पर मूवी में जो बच्चा था जिसकी पेंटिंग बहुत अच्छी थी, और आमिर खान ने लास्ट में जाके क्या समझा कि अच्छा इसको डिसलेक्सिया है. सो वो डिसलेक्सिया, डिस्ग्राफिया, डिस्कैल्कुलिया, डिस्प्रैक्सिया, एटलीस्ट ये 4 आपको पता हो. अगर बिल्कुल बेसिक सा पूछना होगा इन 4 में से आ जाएगा. डिसलेक्सिया का क्वेश्चन ऑलरेडी आया हुआ है पहले, सो डिसलेक्सिया से आपको आइडिया रहेगा कि आपको ये पता होने चाहिए चारों.
सो डिसलेक्सिया मतलब रीडिंग डिसेबिलिटी है बच्चे को, वो वर्ड की डी कोडिंग मतलब वो पढ़ नहीं पाता, उसको पढ़ने में दिक्कत होती है। ओके, सो उसको बी का डी दिखता है, उसको समझ नहीं आता कि क्या पढ़ा जाए, कंफ्यूजन होता है उसको। अगर लिखने में डिफिकल्टी हो रही है कि वो बी का डी लिख रहा है, पी का क्यू लिख रहा है, उसको कंफ्यूजन हो रहा है ऐसे ऐसे लेटर्स में। ओके, सो वो डिसग्राफिया, ग्राफ से याद रखिए, ग्राफ बनाते हैं ना तो पेन उठाना पड़ेगा ना, तो ग्राफ से याद रखिए हैंडराइटिंग। डिसलेक्सिया मतलब रीडिंग डिसेबिलिटी है ये। डिसकैलकुलिया, कैलकुलिया कैलकुलेटर, तो कैलकुलिया मतलब मैथ्स में कोई दिक्कत है कि वो कैलकुलेस अच्छे से नहीं कर पाता है, क्वांटिटी, प्लेस वैल्यू, टाइम, ये मेमोराइज करने में उसको दिक्कत होती है, डिफिकल्टी होती है, नंबर्स को ऑर्गेनाइज करने में उसको नंबर्स घूमते हुए डांस करते हुए नजर आ रहे हैं। सो वो क्या है, उसको दिक्कत हो रही है नंबर्स में स्पेसिफिकली। अब उसको इंग्लिश में दिक्कत नहीं हो रही है, रीडिंग में दिक्कत नहीं हो रही है, बट उसको नंबर्स में हो रही है, तो वो डिसकैलकुलिया हो गया। देन डिस्प्रैक्सिया, प्रैक्सिया में मोटर स्किल्स, मोटर एबिलिटीज आ गई कि उसको प्रॉब्लम हो रही है कि वो अपने हेयर को कॉम्ब नहीं कर पा रहा, अच्छे से बाय नहीं बोल पा रहा या ब्रश नहीं कर पा रहा, ठीक है, ड्रेसअप नहीं हो पा रहा, तो उसमें उसको दिक्कत आ रही है, तो वो मोटर स्किल्स में दिक्कत है, या वो अच्छे से लिख नहीं पा रहा है, लिखना नहीं आता इस वजह से नहीं, हैंडराइटिंग में दिक्कत नहीं है, दिक्कत है कि वो पेन नहीं पकड़ पा रहा, उसकी ये मोटर स्किल्स जो है वो ढंग से काम नहीं कर पा रही है। ठीक है, सो वो डिस्प्रैक्सिया रहेगा, जहां पे इश्यूज कहां है, मोटर एबिलिटीज के साथ है। एक नॉन वर्बल लर्निंग डिसेबिलिटी भी है, ऑफन मैनिफेस्ट इन मोटर क्लमजीनेस या पुअर विजुअल स्पैटियल स्किल्स या प्रॉब्लमेटिक सोशल रिलेशनशिप्स। तो वहां पे नॉन वर्बल लर्निंग डिसेबिलिटी कि आप नॉन वर्बल तरीके से रिलेशनशिप्स या बातचीत वो चीज नहीं कर पाते हो, तो वो थोड़ा सा क्लमजीनेस आ रही है चीजों में। ओके, देन ये कुछ एक पीडब्ल्यूडीज के लिए गवर्नमेंट स्कीम्स है, तो आप सिर्फ नाम ध्यान रखिए कि अच्छा ये पीडब्ल्यूडीज के लिए है या पर्सन विद डिसेबिलिटीज के लिए। तो दिशा, विकास, समर्थ, देन ये आपका घरोंदा, सहयोगी, प्रेरणा, संभव, बढ़ते कदम, तो ये आपको थोड़ा सा आइडिया रहे क्योंकि इंक्लूजन आपके टॉपिक में है। ओके, देन बात आती है आईसीटी बेस्ड टीचिंग की, यानी इंफॉर्मेशन, एक तो इसका नाम याद रखिए, आईसीटी मतलब इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। ठीक है, ये इंफॉर्मेशन आईटी है और ये सीटी है। ओके, ओवरऑल ये ब्रॉड टर्म है जिसमें इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी की हम बात करते हैं। तो जहां पर भी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल आपने कर लिया कि आपने पीपीटी से पढ़ाया बच्चे को, कोई वीडियो दिखाई है, या आपने लैपटॉप यूज किया है, या कोई ऐप यूज की है, तो वो सारी चीजें आईसीटी बेस्ड टीचिंग हो जाएगी। ओके, सो ये बिल्कुल बेसिक सा रॉ बता रही हूं मैं, इससे आपके क्वेश्चन सोल्व हो जाएंगे। तो सीडीईसी के अकॉर्डिंग, जो डिपार्टमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, वो बोलते हैं कि आईसीटी इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज का मतलब है कि फॉर्म्स ऑफ टेक्नोलॉजी किसी भी फॉर्म में हो, ठीक है, चाहे आप अपना डाटा ट्रांसमिट करने के लिए, स्टोर करने के लिए, क्रिएट करने के लिए, डिस्प्ले करने, डिस्प्ले इज लाइक मैंने पीपीटी बनाई, मैंने क्रिएट की, अब आप लोगों को दिखा रही हूं तो वो डिस्प्ले हो रही है। अगर मैं ये शेयर भी कर दूं आपके साथ, या एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन हो रहा है, सो वो अगर इलेक्ट्रॉनिक मीन्स से हो रहा है ना, सो वो आईसीटी का इस्तेमाल हो रहा है, बस ये याद रखिए। ओके, सो वो आईसीटी में बहुत सारी टेक्नोलॉजीज आ जाएंगी, रेडियो आ जाएगा, टेलीविजन आ जाएगा, वीडियो, डीवीडी, टेलीफोन, ये सारी चीजें, चाहे वो फिक्स्ड वो आपका टेलीफोन वाला टेलीफोन हो, मतलब वो लैंडलाइन वाला, या मोबाइल फोन्स हो, या सैटेलाइट सिस्टम का इस्तेमाल हो रहा हो, कंप्यूटर का इस्तेमाल हो रहा हो, नेटवर्क हार्डवेयर सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल हो रहा हो, तो जहां पर भी, जैसे ये वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, ईमेल, ब्लॉग, किसी भी चीज में थोड़ा सा भी इलेक्ट्रॉनिकल यूज या आप टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहे हैं टीचिंग में या टीचिंग के प्रोसेस के दौरान, तो वो आपका आईसीटी बेस्ड टीचिंग हो जाएगा। ओके, सो आईसीटी बेस्ड में क्या आ जाएंगी चीजें मेजरली, एक तो हम बोलते हैं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजीज और एक होता है कम्युनिकेशन। सो आईसीटी इज इक्वल टू आईटी प्लस सीटी। ओके, सो ये सारी चीजें आ गई। कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज में फिर क्या आ जाएंगी, जो सैटेलाइट बेस्ड कम्युनिकेशन है या टेरेस्ट्रियल बेस्ड कम्युनिकेशन है, और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजीज में जो इंफॉर्मेशन इंपार्ट करती हैं आपको, जैसे रेडियो हो गया, टीवी हो गया, कंप्यूटर, इंटरनेट, टेलीकॉन्फ्रेंसिंग, मोबाइल, तो ये सारी चीजें आपकी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में आ गई। ओके, अब टीचिंग लर्निंग में कहां इस्तेमाल हो सकती है, टीचिंग में हो सकती है, बच्चों के टेस्ट वगैरह आप ऑनलाइन या आप जो ऐप पे आजकल लेते हैं वो लेके देख सकते हो, सो वो वहां पे असेसमेंट हो सकती है, डायग्नोस कर सकते हो आप, रेमेडियल टीचिंग कर सकते हो, डेवलपमेंट कर सकते हो रीजनिंग और थिंकिंग का, कि इस तरीके के क्वेश्चंस का टेस्ट ले लो या वो चीजें सिखाई जाएं। इंस्ट्रक्शनल मटेरियल डेवलपमेंट में ये आपका आईसीटी आपको हेल्प कर सकता है। इवेल्युएशन में हेल्प कर सकता है कि आपने टेस्ट क्विज वगैरह कुछ बनाया और मोबाइल पे भेज दिया, या आपने कंप्यूटर के सामने बिठा के बच्चों का टेस्ट ले लिया, या साइकोलॉजिकल एनालिसिस हो सकता है लर्नर का। तो हर एक वे में ये जितनी भी चीजें हैं ना, हम हर एक वे में आईसीटी का इस्तेमाल कर सकते हैं।
ठीक है, करते हैं नहीं करते हैं वो हम पे डिपेंड करता है। कुछ एक इंपॉर्टेंट चीजें हैं जैसे ज्ञान वाणी, वाणी से आपको समझ आ रहा होगा कि सिर्फ आवाज आवाज है जो कि किस पे होती है, रेडियो पे होती है एक तरीके से। सो ज्ञान वाणी एक रेडियो चैनल है इग्नू का, जो अपनी ओपन यूनिवर्सिटी है, इंदिरा गांधी ओपन यूनिवर्सिटी, तो वो क्या है जी आपका नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी। सो वो आपका ज्ञानवाणी याद रखिए, और ज्ञान दर्शन उन्हीं का, इग्नू का ही एजुकेशनल चैनल है टीवी पे। ओके, सो ज्ञान वाणी ज्ञान दर्शन याद रखिए। ये एक तरीके से आईसीटी का इस्तेमाल है टीचिंग में, कि आप पढ़ा रहे हो इतनी दूर बैठ के भी। ऐसे ही ऑल इंडिया रेडियो के ऊपर भी रेगुलर ब्रॉडकास्टिंग चलती रहती है, वो आपको पता हो चलो। देन एक एडुसेट याद रखिए, क्योंकि एडुसेट पहला डेडिकेटेड सैटेलाइट था एजुकेशन के लिए, जो कि डेवलप किया था और लॉन्च किया था इसरो ने, ओके 2004 में। तो ये याद रखना है आपको। एजुसेट की हेल्प से अब टेलीविजन प्रोग्राम्स जो हैं वो ऑलमोस्ट हर एक इंडियन लैंग्वेज में, हर एक प्राइमरी स्कूल में आप ट्रांसमिट कर सकते हो। वहां पे क्वालिटी प्राइमरी एजुकेशन प्रोवाइड करने के लिए, उसको इंप्रूव करने में काफी हेल्प की है एडुसेट ने। तो एडुसेट आपको याद रखना है, एजुकेशन सैटेलाइट। ओके, सो ये डेडिकेटेडली एजुकेशन के लिए था ये सैटेलाइट। अब एजुकेशनल यूज में आईसीटी का यूज हो रहा है, आईसीटी में कंप्यूटर आ गए, तो कंप्यूटर के लिए भी बहुत सारी, मतलब कंप्यूटर का भी बहुत यूज हो सकता है ना, कि आप लर्निंग को मैनेज करने के लिए, एक्सप्रेशन के लिए, मीडियम ऑफ एक्सप्रेशन हो सकता है, आर्काइवल ऑफ मटेरियल हो सकता है कि आप स्टोर कर रहे हैं उसमें मटेरियल को, डिसेमिनेट करना, स्प्रेड करना इंफॉर्मेशन को, वो हेल्प हो सकती है कंप्यूटर से। टीचिंग लर्निंग मटेरियल को प्रोड्यूस करने में हेल्प हो सकती है। एक लेबोरेटरी की तरह आप कंप्यूटर को यूज कर सकते हो, कैलकुलेटर की तरह कर सकते हो, एक्सरसाइज की तरह कि आप उसमें प्रैक्टिस करके देख रहे हो, ट्यूटरिंग की तरह भी यूज कर सकते हो, और टेस्टिंग के लिए भी यूज कर सकते हो। सो हमें पता है ये सारी चीजें, बट थोड़ा सा ये चार्ट्स देख के आपको वर्बल आइडिया मिल जाएगा कि इस तरीके के शब्दों में आप इन यूजेस को ध्यान रख सकते हो। ओके, रटने की जरूरत नहीं है, समझिए बस। अब जहां कंप्यूटर की मदद ली जा रही है लर्निंग में, उसको हम बोलेंगे कंप्यूटर असिस्टेड लर्निंग। तो इसमें बहुत सारी चीजें आ जाएंगी, यानी आप प्रैक्टिस करा सकते हो कंप्यूटर की हेल्प से। ओके, तो ड्रिल एंड प्रैक्टिस हो सकती है, ट्यूटोरियल हो सकते हैं, डायलॉग या कन्वर्सेशनल चीजें भी हो सकती हैं। हो सकता है आप इंटरनेट की हेल्प से ऑनलाइन ही पढ़ा रहे हो किसी पर्टिकुलर चीज को। गेम्स हो सकते हैं, गेम्स में भी कई बार होता है ना कि आजकल पजल वाले गेम्स होते हैं, उन गेम्स में भी तो आप वोकैबुलरी बनाना ही सीख रहे हो। सो वो गेम्स हो सकते हैं, साइमुलेशन टेक्निक्स हो सकते हैं, डाटाबेस की तरह काम कर सकता है। सो कंप्यूटर असिस्टेड लर्निंग जो है उसमें बहुत सारे फंक्शंस आ जाएंगे, बहुत वाइड स्कोप आ जाएगा इसका, जो कि ऑटोमेटिकली आईसीटी से आपको कनेक्ट करता है। आजकल एक मल्टीमीडिया वर्ड काफी यूज होता है एजुकेशन में। मल्टीमीडिया में आप एक से ज्यादा चीजों का इस्तेमाल कर रहे हो, ठीक है। जैसे रेडियो पे आपको सिर्फ आवाज सुनाई दे रही है, टीवी पे चलो ऑडियो वीडियो पिक्चर दोनों आ गई, तो वो टीवी एक तरीके से आपका मल्टीमीडिया में आ गया। ओके, सो मल्टीमीडिया में कॉम्बिनेशन देखने को मिलेगा आपको वेरियस एलिमेंट्स का। तो जहां पर भी आप कॉम्बिनेशन की बात कर रहे हो, तो मल्टीमीडिया के इस्तेमाल से जब बहुत टीचर और स्टूडेंट जो वो इफेक्टिवली अपने एक्सपीरियंसेस को ट्रांजैक्ट कर पाए, ट्रांजैक्ट मतलब एक दूसरे का लेन देन, जैसे ट्रांजैक्शन होता है ना बैंक में, वैसे वाला। ओके, सो मिक्सअप, इसमें कौन कौन सी चीजें, जैसे टॉकिंग बुक्स आ जाएंगी, बहुत सारी टॉकिंग बुक्स होती है जो बोल बोल के सुनता रहे, आप सिर्फ सुनते रहो, वो पढ़ते रहेंगे, ठीक है। हाइपर मीडिया, बहुत सारे मीडियाज का इस्तेमाल। देन वीडियो या वीडियो डिस्क हो गई, कंप्यूटर साइमुलेशन हो गए, सीडी रोम या और स्टोरी बुक्स हो गई सीडी में एडिट, तो वो सारी चीजें, एनिमेशन की हो गई, टेक्स्ट, ऑडियो। जब आप मल्टीपल मीडिया का इस्तेमाल कर रहे हो, उसके थ्रू आपको इंफॉर्मेशन मिल रही है या प्रेजेंटेशन मिल रही है, तो वो मल्टीमीडिया हो गया। ओके, ऐसे ही इंटरनेट की भी बहुत सारी एप्लीकेशंस रहेंगी। इजी कांटेक्ट हो गया है कि आपको समझ नहीं आ रहा तो आप कमेंट कर दोगे मेरे को, ठीक है, इजीली आप कांटेक्ट कर पा रहे हो। एनसाइक्लोपीडिया हो गया, जहां आपको इन्फॉर्मेशन का भंडार है, न्यूज आप देख सकते हो, स्कूल या कॉलेज प्रोजेक्ट्स आप कंप्लीट कर सकते हो इंटरनेट की हेल्प से। ऑनलाइन लर्निंग हो सकती है, मल्टीमीडिया आपको इंटरनेट पे मिलेगा, कम्युनिकेशन बेटर हो गया है। देन लर्निंग फ्रॉम होम भी पॉसिबल है, ऑनलाइन डिस्कशन पॉसिबल है। तो ये सारी इंटरनेट की एजुकेशनल एप्लीकेशंस या इम्प्लीकेशंस हो गई, जिनको आपको ध्यान रखना है कि भाई आईसीटी, ये सारी चीजें आईसीटी के अंडर आएंगी। सो एक बहुत ब्रॉड कॉन्सेप्ट है आईसीटी का, जहां पर भी इलेक्ट्रॉनिक वे में या टेक्नोलॉजी का आप इस्तेमाल कर रहे हो, तो वो आईसीटी का इस्तेमाल हो रहा है। अब मोबाइल फोन 1995 में आ गए, तो जब आप उसकी वजह से ऑब्वियसली सीखने को मिली ना चीजें, इसकी बहुत एप्लीकेशंस जो थी वो ग्रो हुई है, टेक्नोलॉजी की एप्लीकेशंस, राइट। तो जो एजुकेशन मोबाइल के थ्रू आप ले रहे हैं उसको एम लर्निंग बोल दिया जाता है, ये थोड़ा सा आइडिया हो आपको, ठीक है। देन ऑब्वियसली ये जो स्वयं प्रभा और दीक्षा है, ये भी तो आईसीटी का ही पार्ट हो गया एक तरीके से। स्वयं प्रभा में याद रखने योग्य बातें अब याद रखनी है आपको। स्वयं प्रभा एक ग्रुप है जी 40 DTH चैनल का,
पहला क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि कितने चैनल्स हैं, तो 40 डीटीएच चैनल्स का ग्रुप है स्वयंप्रभा, जो कि क्या प्रोवाइड करता है आपको, हाई क्वालिटी एजुकेशनल प्रोग्राम्स होंगे, 24/7 बेसिस पे चलते रहेंगे। किसकी हेल्प से, जीसैट सैटेलाइट की हेल्प से, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट 15। तो जीसैट 15 आप याद रखेंगे, 40 डीटीएच चैनल याद रखेंगे डेली, ये याद रखना है आपको, ये पूरी स्लाइड याद रखने वाली है, हर एक लाइन वर्ड, ओके। डेली क्या होगा, नया कंटेंट, एटलीस्ट 24 घंटे होते हैं, 4 घंटे नया कंटेंट होगा, तो 24 में से 4 घंटे नया होगा, उसी को रिपीट कर दो, 5 चौके 20, 5 बार वो रिपीट होगा 20 घंटे में, ओके। सो 4 घंटे नई चीज आएगी, 5 घंटे उसी के रिपीटेशन आएंगे, जब आपको टाइम मिले आप देख लीजिए, ओके। चैनल्स जो है वो किससे अपलिंक्ड है, बाइजैग एंड गांधीनगर से अपडेटेड है, अपलिंक्ड है, वो याद रखिए। कंटेंट कौन प्रोवाइड कर रहा है, आईआईटीज, यूजीसी, सीईसी, इग्नू, ये प्रोवाइड कर रहे हैं, जो कि टीवी पे दिखाया जा रहा है, ओके। इन्फ्लिबनेट सेंटर जो है वो इसके वेब पोर्टल को मैनेज करता है। सो ये सारी याद रखने योग्य बातें हैं स्वयंप्रभा में, जो कि क्वेश्चन कुछ भी आ सकता है इनमें से। स्वयंप्रभा की जो चैनल्स हैं, ये पुराने वाली लिस्ट है, 34 चैनल्स थे पहले, आप 40 चैनल्स वाली लिस्ट भी एक बार देख सकते हैं, बट आपको जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको से यूजुअली ना ये पहले 10 चैनल, 10 भी छोड़ो, पहले 5 में से ज्यादातर पूछा गया है, ओके। नेट में पूछा जाता है ये क्वेश्चन, बट अगर आपसे स्वयंप्रभा सिलेबस में तो पूछा जा सकता है। तो पहले 5 चैनल आपको थोड़े से एटलीस्ट याद हो, कि चैनल नंबर 1 है वागीश, सीईसी और यूजीसी के अंडर आता है ये, इसमें ह्यूमैनिटीज 1, लैंग्वेज और लिटरेचर पढ़ाएंगे हम। चैनल 2 है संस्कृति, जो कि ह्यूमैनिटीज 2 में आएगा, जिसमें हम आर्ट, हिस्ट्री, फिलोसफी पढ़ाएंगे। चैनल 3 है प्रबोध, चैनल 4 है सारस्वत, चैनल 5 है प्रबंधन। तो एटलीस्ट ये 5 याद हो, अगर आपकी मेमोरी अच्छी है और आप अच्छा रट लेते हैं तो ये 10 के 10 याद रख लीजिए, ओके जी। और कुछ भी याद रखना है, वैसे इतनी डिटेल में आएगा नहीं, बट फिर भी आप याद रख पाए तो चैनल 1 से 10 मैनेज करता है सीईसी, चैनल 11 से 18 मैनेज कर रही है नैप्टिल। ये चीजें याद रखने की, वैसे आया नहीं है ऐसा क्वेश्चन कभी भी, तो मुझे लगता नहीं है आएगा, बट कोई भरोसा नहीं होता स्पेसिफिकली जब ऐसे एग्जाम्स आते हैं इतने टाइम बाद वैकेंसीज। बट एटलीस्ट 5 चैनल्स याद रखिए, चैनल के नाम और वो किस लिए हैं, कि अगर प्रबंधन है तो प्रबंधन मैनेजमेंट से रिलेटेड है, ओके, तो वो याद रखिए। ये बाकी के चैनल्स हैं, आप ये देख सकते हैं। अगर फिर भी आपको देखना है एक एडिशनल पॉइंट, अगर आपको ऐड करना है अपने नोट्स में, कि 34 तो यहाँ पे है, बचे हुए 6 चैनल्स कौन से नए हैं, ठीक है। तो नए चैनल स्वयंप्रभा में जो ऐड हुए हैं वो आप देख सकते हैं, ठीक है जी। देन बात आती है दीक्षा की। दीक्षा की फुल फॉर्म, वन एंड ओनली फुल फॉर्म पूछी गई अब तक जितने भी एग्जाम्स हुए हैं, मतलब नेट लेवल तक भी दीक्षा में से सिर्फ फुल फॉर्म पूछी जाती है। सो दीक्षा मतलब डी से डिजिटल, आई से इंफ्रास्ट्रक्चर एंड फॉर नॉलेज शेयरिंग, तो के से नॉलेज और SHA मतलब शेयरिंग, ओके। सो डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर नॉलेज शेयरिंग रहेगा। 2017 में ऑनरेबल वाइस प्रेसिडेंट ने इसको लॉन्च किया था। दीक्षा के बहुत सारे फीचर्स, पोर्टल है ये, इसकी ऐप भी आती है, स्टूडेंट्स इसको एक्सेस कर सकते हैं, टीचर्स भी एक्सेस कर सकते हैं। सो एक QR कोड होगा, जो आपकी ये होता है ना कि नेशनल डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर है ये टीचर्स और स्टूडेंट्स के लिए। तो इसमें आपकी जो NCERT की बुक्स है वहां पे QR कोड होगा, आप उसको स्कैन करेंगे तो आपके सामने बहुत सारी चीजें खुल जाएंगी। लैंग्वेज 18 लैंग्वेजेस में इसमें डाटा अवेलेबल है, इंग्लिश, हिंदी, मराठी, तमिल, तेलुगु, ये सारी लैंग्वेजेस में 18 लैंग्वेजेस आपको मिल जाएंगी। आप अपने कंफर्ट और कन्वीनियंस के हिसाब से लैंग्वेज चूज कर सकते हैं। आप लोकेशन भी चूज कर सकते हैं, जैसे मान लो मैंने लोकेशन दिल्ली भरी है, दिल्ली में भी वो सब लोकेशन मांगेगा और उसके अकॉर्डिंग आपको और खुद भी सजेस्ट कर देगा कि ये वाले कोर्सेज आप देख लीजिए, आपकी स्किल सेट के लिए बेटर रहेंगे, ओके। क्लास बेस्ड भी होती है चीजें, कि अगर बच्चों के बेसिस पे देखा जा रहा है तो बच्चे क्या करेंगे, अपनी क्लास भी चूज कर सकते हैं, या टीचर्स भी क्लास बेसिस पे मटेरियल देख सकते हैं, ठीक है। ऐप की हाइलाइट्स क्या रहेंगी, इंटरेक्टिव मटेरियल आपको देखने को मिलेगा। QR कोड्स अगर आप टेक्स्ट बुक्स से देख रहे हैं तो वहां से भी आपको आइडिया मिल जाएगा। सो यहाँ पे बाय इंडिया फॉर इंडिया को प्रमोट किया गया है। स्टोर और शेयर कर सकते हो कंटेंट को ऑफलाइन भी, अगर आपके पास इंटरनेट कनेक्टिविटी नहीं है तो भी। लेसन्स वर्कशीट आपको यहाँ मिल जाएंगी, अलग अलग लैंग्वेज में आपको चीजें मिल जाएंगी, और अभी और भी ज्यादा, मतलब जैसे वीडियो, PDF, HTML ये तो अवेलेबल है, क्विज वगैरह, और भी फॉर्मेट्स में आने की तैयारी चल रही है, ओके।
टीचर्स के लिए कैसे बेनिफिशियल है, तो टीचर्स के लिए एक अलग से मतलब अवेलेबल है जो नेशनल डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर है टीचर्स के लिए भी, वो एक मोबाइल ऐप है। मतलब क्योंकि मेरी मम्मी टीचर है और वो कई बार मैंने उनको देखा है कि उसमें वो कोई कोर्स देखा उन्होंने और उसके बेसिस पे वो क्वेश्चन सोल्व कर रहे होते हैं और उनको फिर फर्दर सबमिट भी करवाते हैं। तो वो क्वेश्चंस में जो आपके पेडागोजी के क्वेश्चंस होते हैं ना इन जनरल की, अगर ऐसी सिचुएशन है तो आप क्या करोगे, तो वो टीचर्स को अपडेट रखने के लिए बहुत फायदेमंद है ये ऐप देखा जाए तो। इस पोर्टल पे भी आप अच्छे से समझ सकते हो, टीचर्स जो है वो अपडेटेड रह सकते हैं, अपनी चीजें बेटर तरीके से कर सकते हैं। ओके, सो फ्रॉम द टाइम दे ज्वाइन टू स्कूल देयर रिटायरमेंट, वो मैप आउट भी कर सकते हैं कि करियर में उन्होंने क्या क्या स्किल्स सीखी हैं। ठीक है, वो लेसन प्लान्स को लोड कर सकते हैं, वर्कशीट्स बना सकते हैं, इंजॉयबल क्लासरूम एक्सपीरियंस क्रिएट कर सकते हैं टीचर्स। यहाँ पे टीचर्स के लिए फायदे तो यही रहेंगे कि इंटरैक्टिव है, एंगेजिंग है, बेस्ट प्रैक्टिसेस शेयर की जा सकती हैं, डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट्स भी, कोर्सेज को ज्वाइन करने के लिए फर्दर अगर आपको प्रोफेशनल डेवलपमेंट करना है तो आप कोर्सेज ज्वाइन कर सकते हो और आपने जितने कोर्सेज करे होंगे, आपने क्वेश्चंस के आंसर दिए होंगे, उस बेसिस पे आपको बैजेस और सर्टिफिकेट्स भी मिलते हैं कंप्लीशन के, ताकि टीचर्स का भी मोटिवेशन बना रहे ना, वो भी एक स्टूडेंट की तरह सीख रहे होते हैं यहाँ पे। ओके, सो अपनी टीचिंग हिस्ट्री देख सकते हैं पूरे करियर वाइज की उन्होंने क्या क्या सीखा है, ऑफिशियल अनाउंसमेंट जो होती है स्टेट डिपार्टमेंट की तरफ से वो भी इस ऐप पे मिल जाती हैं। सो बहुत सारी चीजें हैं, आप जो है यहाँ पे बहुत अच्छे से टीचर और स्टूडेंट्स, अब स्टूडेंट्स के लिए क्या फायदा रहेगा कि स्टूडेंट्स को सारी चीजें ऑर्गेनाइज्ड मिल रही हैं, वो रिवाइज कर सकते हैं, टेस्ट दे के देख सकते हैं, सेल्फ असेसमेंट कर सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं। पेरेंट्स के लिए क्या बेनिफिशियल रहेगा, पेरेंट्स भी इस मोबाइल की एक्सेस रख सकते हैं, वो नजर रख सकते हैं कि बच्चों को क्या पढ़ाया जा रहा है, किस तरीके से पढ़ाया जा रहा है। सो एक हैसल फ्री इंटरेक्शन जो है वो यहाँ पे इन्वॉल्व है। सो ओवरऑल कॉन्सेप्चुअल टॉपिक आ गया ये ओवरऑल देखा जाए तो, बट ओवरऑल पेरेंट्स और स्टूडेंट्स के लिए एडवांटेज यही रहेगा कि रिवाइज कर सकते हैं, एडिशनल मटेरियल उनको मिल सकता है, प्रैक्टिस कर सकते हैं प्रॉब्लम सॉल्विंग की। ओके, सो ओवरऑल बस एक ही क्वेश्चन यहां से पूछा जाता है कि दीक्षा की फुल फॉर्म क्या है। सो एटलीस्ट फुल फॉर्म आपको पता हो, क्योंकि जब वो 4 ऑप्शन देंगे ना तो वो 4 ऑप्शन इतने मिलते जुलते लगेंगे कि आप खुद भूल जाओगे कि दीक्षा की एक्चुअल फुल फॉर्म क्या थी। तो वो फुल फॉर्म याद रखिए भाई। ओके, देन बात आती है आपकी एनईपी की। एनईपी में थोड़ा सा फास्ट करती हूँ क्योंकि आपने चीजें पढ़ रखी होंगी, मैं उम्मीद कर रही हूँ, ये रिवीजन के लिए है। सो ये अपना प्रीवियस इंफ्रास्ट्रक्चर था 10+2 का। अब हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर है न्यू पेडागोजिकल एंड करिकुलर स्ट्रक्चर 5+3+3+4। ये है आपका 5, ये है 3, ये है 3 और ये है 4। सो 5 में फाउंडेशनल चीज आ गई, 2 साल की क्लास फर्स्ट और सेकंड। उससे पहले 3 साल की आपकी क्या है, आंगनवाड़ी, प्री स्कूल और बाल वाटिका है। अब आपको कंफ्यूजन क्रिएट ना हो इसलिए 12वीं क्लास से शुरू कर दीजिए, 9 to 12 ऊपर वाले 4 वाले में आएंगे, उससे नीचे 6ठी से 8वीं आपकी 3 साल में आ गई, उससे नीचे की 3 क्लास 3rd 4th 5th ये आपकी 3 में आ गई। तो बची कौन सी, फर्स्ट और सेकंड क्लास बची। क्योंकि जिनको नहीं पता होता ना वो बेसिक से उनके ये होता है, नहीं मैम ये तो कुछ गड़बड़ हो रही है, ये इतने साल कैसे हो गए। साल इसलिए हो गए कि अब क्लास एज आपकी 3 साल से ही शुरू हो रही है, तो 3 से 6 वाली स्टेज को हमने इस 5 में इंक्लूड किया है, जो कि अपनी अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन में आती है। ओके, सो वो 3 साल, देन 2 साल आपकी क्लास फर्स्ट एंड सेकेंड, देन आपकी 3 तो ये आपको याद हो। पहले 5 साल को फाउंडेशनल स्टेज बोलते हैं, अगले 3 को प्रेपरेटरी स्टेज, अगले 3 को मिडिल स्टेज और उससे अगले को सेकेंडरी स्टेज। देयर इज नो सच वर्ड लाइक सीनियर सेकेंडरी। तो अब सीनियर सेकेंडरी नाम का वर्ड यहाँ पे है नहीं अपने इंफ्रास्ट्रक्चर में, उसको आपको याद रखना है। ओके, सिर्फ सेकेंडरी है, 2 फेजेस में है ऑब्वियसली, 9th 10th और 11th 12th में। ओके, अब कुछ एक फंडामेंटल चीज है जो कॉन्सेप्चुअल है, मैंने सिर्फ इसलिए डाली है ताकि आपका एक कॉन्सेप्ट डेवलप हो जाए कि आपको किस तरीके से सोच के क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं अगर कॉन्सेप्चुअल आते हैं तो। ओके, सो आपको क्या करना है, मतलब ये फंडामेंटल प्रिंसिपल है अपनी एनईपी के, ये बोलते हैं कि आपको रिकग्नाइज करना है, आइडेंटिफाई करना है और फोस्टर करना है हर एक बच्चे की अलग अलग यूनिक कैपेबिलिटी को। सो हर एक बच्चे में जो भी कैपेबिलिटीज हैं उनको आप आइडेंटिफाई कीजिए, सेंसिटाइजिंग टीचर्स और एज वेल एज पेरेंट्स। तो एनईपी बोलती है कि टीचर्स को, पेरेंट्स को सेंसिटिव बनाओ थोड़ा सा, ताकि वो क्या करें, बेटर तरीके से हर एक बच्चे की चीजों को आइडेंटिफाई कर पाए मिलजुल के और होलिस्टिक डेवलपमेंट में हेल्प कर पाए। ठीक है, हाईएस्ट प्रायोरिटी किसको दी गई है, फाउंडेशनल लिटरेसी और न्यूमरेसी को दी गई है, वो भी 3rd ग्रेड तक। यानी बच्चा जब 3rd ग्रेड में हो जाए, 3rd ग्रेड उसकी तीसरी क्लास पूरी होते ही उसको एक बेसिक फाउंडेशनल लिटरेसी और न्यूमरेसी आनी चाहिए, और इसी से रिलेटेड अपना क्या आ जाता है, निपुण वाली स्कीम आ जाती है जो हम अभी करेंगे।
फ्लेक्सिबिलिटी की बात करते हैं कि आप कोई भी प्रोग्राम, कोई भी चीज सिलेक्ट कर सकते हैं, कोई हार्ड सेपरेशन आपके सामने नहीं है कि आपको आर्ट लेना है, साइंस लेना है, वो चीजें अब आपके सामने नहीं रहेंगी। मल्टी डिसिप्लिनरी और होलिस्टिक एजुकेशन पे हमें फोकस करना है, कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग पे फोकस करना है, रटने पे फोकस नहीं करना है। क्रिएटिव क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप कीजिए, साइंटिफिक टेम्परामेंट डेवलप कीजिए, और एक कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए बच्चों को। सो वही कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग मैं आप लोगों में भी डालने की कोशिश कर रही हूँ कि इस तरीके की चीजों पे फोकस करना है। ओके, एथिक्स, ह्यूमन और जो कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज है वो इनकलकेट कीजिए बच्चों में, ठीक है। मल्टीलिंगुअलिज्म को प्रमोट कीजिए और उसको एक पावर की तरह यूज कीजिए जब टीचिंग लर्निंग का प्रोसेस चल रहा है। ऐसे नहीं होना चाहिए कि मैं तो सिर्फ इसी लैंग्वेज में पढ़ूंगा या यही चीज है। हर एक लैंग्वेज, जो लैंग्वेज आपको अवेलेबल है या थोड़ी बहुत समझ आ रही है, उसको कोशिश कीजिए और प्रमोट करने की। ओके, लाइफ स्किल्स बच्चों में इंकलकेट कीजिए कि वो कम्युनिकेशन डेवलप कर पाए, कम्युनिकेशन बेटर तरीके से कर पाए, कोऑपरेट कर पाए, टीम वर्क, रेजिलियंस, ये सारी क्वालिटीज डेवलप करनी है बच्चों में। ओके, रेगुलर फॉर्मेटिव असेसमेंट पे फोकस करना है रादर देन समेटिव असेसमेंट। ओके, एक्सटेंसिव यूज होना चाहिए टेक्नोलॉजी का, इसीलिए आईसीटी आपके सिलेबस में डाल दिया। डाइवर्सिटी की आपको रिस्पेक्ट करनी है तो आपको इंक्लूजन डाल दिया सिलेबस में, आपके एग्जाम में भी, राइट। फुल इक्विटी और इंक्लूजन होना चाहिए, करिकुलम के साथ सिनर्जी होनी चाहिए, यानी कि पहली क्लास में जो पढ़ाया जा रहा है उससे ही रिलेट करते हुए सेकंड क्लास शुरू हो। ऐसा ना हो कि पहली में कुछ और पढ़ाएगा तो सेकंड में बिल्कुल कुछ और ही अगले लेवल का पढ़ा रहे हैं, राइट। टीचर्स और फैकल्टीज जो हैं वो क्या है, हार्ट है लर्निंग प्रोसेस का, ये याद रख सकते हैं, हो सकता है आ जाए। टीचर्स एंड फैकल्टी एज अ हार्ट ऑफ द लर्निंग प्रोसेस, कि उनका जो रिक्रूटमेंट है, उनका जो कॉन्टिन्यूस प्रोफेशनल डेवलपमेंट है वो अच्छे से होना चाहिए, उनकी सर्विस कंडीशंस अच्छे से होनी चाहिए। तो दिल को संभाल के रखना है, मतलब टीचर्स को संभाल के रखना है, राइट। लाइट बट टाइट रेगुलेटरी फ्रेमवर्क होगा जिसमें इंटीग्रिटी, ट्रांसपेरेंसी, ये सारी चीजों को इंश्योर करने के लिए हल्के चलना है बट टाइटली चलना है। ओके, आउटस्टैंडिंग रिसर्च, कॉन्टिन्यूअस रिव्यू, रूटेडनेस और प्राइड इन इंडिया, क्योंकि जब आप एनईपी पूरा देखेंगे ना, अगर आपने नहीं देखा हो तो एनईपी तो पूरा पढ़ना चाहिए आपको। सो ईथोस की बात करते हैं हम, इंडियन ईथोस की, कि वो हमें डेवलप करने हैं बच्चों में, राइट। एजुकेशन एक पब्लिक सर्विस है, सब्सटेंशियल इन्वेस्टमेंट जो है वो होनी चाहिए इस सेक्टर में। सो ये सारी चीजें एनईपी में बोली गई। देखो अगेन एनईपी में भी दीक्षा की बात की गई है, तो दीक्षा की फुल फॉर्म याद रखिए। 100% ग्रोस एनरोलमेंट रेशियो, चूंकि आपका जेबीटी लेवल का है तो प्री स्कूल से ये डाटा आपको याद रखना जरूरी है कि प्री स्कूल से लेके सेकेंडरी स्कूल तक हमें ग्रोस एनरोलमेंट रेशियो 100% करना है। कब तक? 2030 तक। एक भारत, भारत आएगा भाई, ये एक भारत श्रेष्ठ भारत की बात की गई है। लैंग्वेजेस ऑफ इंडिया 6 to 8 में बात करते हैं यूजुअली। एसकेएस की फुल फॉर्म संस्कृत नॉलेज सिस्टम, एसएसएस सिंपल स्टैंडर्ड संस्कृत, एसटीएस संस्कृत थ्रू संस्कृत, और आईएसएल मतलब इंडियन साइन लैंग्वेज। यहां से क्वेश्चन आने के चांसेस हैं अगर फैक्चुअल आया तो, कि इंडियन साइन लैंग्वेज की बात कौन सी एनईपी में की गई, तो एनईपी 2020 में की गई है। स्कैफ की बात हुई है, एसक्यूएएफ यानी एससीईआरटी लेवल पे स्कूल क्वालिटी असेसमेंट और एक्रेडिटेशन फ्रेमवर्क होना चाहिए स्टेट लेवल पे। नेशनल लेवल पे रहेगा आपका परख, तो परख की फुल फॉर्म पूछे जाने के हाई चांसेस हैं। परख की फुल फॉर्म याद रखिए, पी से परफॉर्मेंस, परफॉर्मेंस को असेस करना है, रिव्यू करना है, एनालाइज करना है, किसके लिए? नॉलेज फॉर होलिस्टिक डेवलपमेंट के लिए। एनपीएसटी क्या रहेगा? नेशनल प्रोफेशनल स्टैंडर्ड फॉर टीचर्स आएगा, ये फॉर टीचर्स बाय 2022, जो कि अभी तक तो ज्यादा काम हुआ नहीं है, मतलब चल रहा होगा प्रोग्रेस में, बट बना नहीं है। ये भी पूछा जा सकता है कि जेंडर इंक्लूजन फंड की बात किसमें की गई, तो जेंडर इंक्लूजन फंड की बात एनईपी 2020 में की गई, इससे पहले नहीं की गई थी। ओके, फर्दर बात करें तो एसएमसी, एससीएमसी, एसडीपी, एससीडीपी, इनकी फुल फॉर्म्स आपको पता होनी चाहिए, ये आप मुझे कमेंट में बताइएगा। एक छोटा सा वर्क आपके लिए है। एससीएफ जो है वो स्टेट करिकुलर फ्रेमवर्क रहेगा। आंगनवाड़ीज जो है वो, जो फर्स्ट कोठारी कमीशन ने सजेस्ट की थी ना कि 5 से 10 किलोमीटर की रेडियस में होनी चाहिए, वही अब बोला गया है। देन आपको बाल भवन एस्टेब्लिश करने हैं, अगर हैं तो उनको स्ट्रेंथन करना है। अनयूटिलाइज्ड कैपेसिटी जो है स्कूल इंफ्रास्ट्रक्चर की, उसको यूज कीजिए अलग अलग चीजों के लिए। मतलब जब नॉन टीचिंग आवर्स हैं या स्कूल के घंटे खत्म हो गए हैं तो आप सामाजिक चेतना केंद्र बना दीजिए उसको। आपने देखा होगा ना कि जो सरकारी स्कूल होते हैं बिल्कुल गांव में, उनमें रात को कई बार बारात भी रुकती है, राइट। तो वो सामाजिक चेतना केंद्र या वहां कोई और प्रोग्राम चल रहा है तो वो चीजें यूज कीजिए उस इंफ्रास्ट्रक्चर को। ओके, जब तक परख एस्टेब्लिश नहीं होता तब तक एनसीईआरटी नेशनल अचीवमेंट सर्वे जो असेसमेंट सर्वे था अपना, उसके साथ चल सकते हैं। बट चूंकि अब परख हो गया है, परख आ चुका है, तो आप इसको भूल सकते हैं।
ओके। जेंडर इंक्लूजन फंड मैंने आपको बता दिया है। एंड कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय जो है उनको स्ट्रेंथन करना है। ये अब उन्होंने क्या बोला एनईपी ने कि इसको 12वीं ग्रेड तक बढ़ा दो। मतलब जो अभी आपको मुझे ये बताना है कि कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय जो है वो पहले कौन सी क्लास तक थे। ये है गर्ल्स के लिए, सोशियो इकोनॉमिक डिसएडवांटेज बैकग्राउंड की जो गर्ल्स है उनकी पढ़ाई के लिए है, ये सिर्फ गर्ल्स के लिए। तो बालिका विद्यालय जो हैं ये पहले कौन सी क्लास तक थे जो हम अब बोल रहे हैं कि 12वीं तक कर दो इनको। ओके, ये फुल फॉर्म्स आप याद रखिए भाई। परख की नेशनल असेसमेंट सेंटर है अपना, ये पूरी की पूरी यहाँ पे क्या रही फुल फॉर्म रही, एनपीएसटी की फुल फॉर्म। हाँ, ये फुल फॉर्म कई बार पूछी जा सकती है, कॉन्टिन्यूअस प्रोफेशनल डेवलपमेंट, क्योंकि टीचर्स का कॉन्टिन्यूअस प्रोफेशनल डेवलपमेंट चलता रहना चाहिए। और एक साल में 50 घंटे टीचर्स ने कॉन्टिन्यूअस प्रोफेशनल डेवलपमेंट के प्रोग्राम में हिस्सा लिया हो, वो आपको ध्यान रखना है। ओके, करियर मैनेजमेंट प्रोग्रेशन, सीएमपी, एनसीआईवीई, ये थोड़े से फुल फॉर्म्स आप याद रख सकते हैं। देन एक लोक विद्या, ये वोकेशनल नॉलेज डेवलप करने के लिए है इंडिया में। सो ये किससे रिलेटेड है, वोकेशनल एजुकेशन के कोर्सेज से रिलेटेड, ये वर्ड याद रखिए लोक विद्या। ओके, देन फर्दर ये अच्छा ओके, ये दोबारा से स्लाइड रिपीट हो गई आई थिंक। हाँ, ये यहाँ तक स्लाइड रिपीट हुई है, सेम चीजें ये जो मैंने अभी कराई, बट ये जो था ना एक भारत श्रेष्ठ भारत, ये क्वेश्चन भी कई बार कई जगह आया हुआ है। तो एक भारत श्रेष्ठ भारत इनिशिएटिव किससे रिलेटेड है ये पूछ लिया जाता है, तो वो लैंग्वेजेस ऑफ इंडिया से रिलेटेड है कि हर एक बच्चा जो है 6ठी से 8वीं क्लास का वो किसी फन प्रोजेक्ट या एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करेगा, किसके ऊपर, लैंग्वेजेस ऑफ इंडिया के ऊपर। ओके, 2025 तक एटलीस्ट 50% लर्नर्स जो हैं, चाहे वो स्कूल में हो या हायर एजुकेशन में हो, उनको वोकेशनल एजुकेशन से एक्सपोजर मिले थोड़ा सा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन बीएड लेवल सॉरी आपके ये जेबीटी लेवल पे आने की संभावना कम है, बट चूंकि मैं एनईपी रिवाइज करा रही हूँ तो मैंने थोड़ा थोड़ा करा दिया है आपको। ओके, 4 ईयर की इंटीग्रेटेड बीएड, ये तो बहुत बड़ा चेंज है जो अभी भी हो चुका है। सडनली इन्होंने बोला था कि 2030 तक ऐसा हमें सारे के सारे इंस्टीट्यूशन जो है वो 4 ईयर इंटीग्रेटेड बीएड चला रहे हो, ये याद रखिए। मिनिमम डिग्री क्वालिफिकेशन होगी वो स्कूल टीचर्स के लिए कि अगर आप स्कूल टीचर बनना चाह रहे हैं तो आपने 4 साल की बीएड की, मतलब इंटीग्रेटेड बीएड की हो, जिसमें आपकी ग्रेजुएशन प्लस बीएड हो जाएगी। ओके, अगर आप बैचलर और डिग्री ऑलरेडी कर चुके हैं तो आपकी 2 साल की बीएड रहेगी। अगर आप 4 ईयर की अंडर ग्रेजुएट डिग्री कर चुके हैं तो 1 साल की बीएड आपकी हो जाएगी। सो ये चीजें हैं। इंटरनेशनलाइजेशन एट होम की बात की है इन्होंने कि हमें घर को मतलब विश्व गुरु बनाना है ना, भारत को रिस्टोर करना है अपना रोल विश्व गुरु वाला। सो अफोर्डेबल कॉस्ट पे आप क्या कीजिए, एजुकेशन प्रोवाइड कीजिए ताकि लोग बाहर से आके भी पढ़ने आए अपने यहाँ। ठीक है, अफोर्डेबल लगे उनको एजुकेशन। सीबीसीएस सिस्टम, क्रेडिट चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम इन्होंने लाने की बात की, जो कि यूनिवर्सिटी लेवल पे तो है। ये 4 स्ट्रक्चर हैं जी, हो सकता है पूछ लिए जाएं, बट जेबीटी लेवल पे अगेन मुश्किल है पूछे जाना, बट आपको पता हो क्योंकि एनईपी आपके सिलेबस में है। तो 4 इंडिपेंडेंट स्ट्रक्चर्स को एक अम्ब्रेला कौन सा है, हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया, HECI का अम्ब्रेला है। इस अम्ब्रेला में ये 4 इंफ्रास्ट्रक्चर है। पहला है नेशनल हायर एजुकेशन रेगुलेटरी काउंसिल, दूसरा है नेशनल एक्रेडिटेशन काउंसिल, तो ये रेगुलेट करेंगे, ये एक्रेडिटेट करेंगे, यानी कि आपको ग्रेडिंग देंगे जैसे नेक है अपने। देन ये आपको ग्रांट देंगे, हायर एजुकेशन ग्रांट काउंसिल। और जनरल एजुकेशन काउंसिल जो है वो आपके क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क के ऊपर सिंक्रोनाइजेशन में काम करेगी, एकेडमिक स्टैंडर्ड सेटिंग बॉडी की तरह। ओके, ये प्रोफेशनल ये पूछ लिया जाता है, फुल फॉर्म पूछ ली जाती है कि प्रोफेशनल स्टैंडर्ड सेटिंग बॉडीज, पीएसएसबी की फुल फॉर्म क्या है, ये पूछी जा सकती है। पीएसएसबी में कौन कौन सी जो है ऑर्गेनाइजेशंस नहीं है। सो एक मेडिसिन की नहीं है जी, इसमें मेडिकल लेवल पे जो चीजें आती हैं, और एक इसमें लॉ वाली नहीं है। तो ये 2 चीजें याद रखिए, लीगल लेवल पे नहीं है इंक्लूडेड कोई ऑर्गेनाइजेशन, बार काउंसिल वगैरह, और एक मेडिकल काउंसिल इसमें इंक्लूडेड नहीं है। ओके, ये फुल फॉर्म से अगेन आयुष की फुल फॉर्म, एईसी की फुल, ये पूछी जाती है जी बहुत रेयर, बहुत फास्ट, मतलब फ्रिक्वेंटली। एबीसी की फुल फॉर्म तो एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट, ये याद रखिए। ओके, ये वर्चुअल लैब्स की तरह काम करते हैं जिसमें दीक्षा और स्वयं प्रभा तो आपके सिलेबस में मेंशन ही है। स्वयं का आप ज्यादा से ज्यादा ये कर सकते हैं कि इसकी फुल फॉर्म याद रखिए। ओके, अगर कुछ ज्यादा याद नहीं रख रहे हैं तो। देन निपुण आपके लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि जेबीटी लेवल पे मतलब 5th तक का एग्जाम है आपका, तो निपुण इंपॉर्टेंट है। निपुण की फुल फॉर्म याद रखिए, नेशनल इनिशिएटिव फॉर प्रोफिशिएंसी इन रीडिंग विद अंडरस्टैंडिंग एंड न्यूमरेसी। भारत स्कीम, निपुण भारत स्कीम है ना, ये मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने ये स्कीम चलाई है। ये बोल रहे हैं कि हमें 3 से 9 साल के एज ग्रुप में, मतलब 3 से 9 साल के एज ग्रुप को ये टारगेट कर रही है। किस लिए, क्योंकि ये बोल रहे हैं कि 3rd ग्रेड तक, तो जब बच्चा थर्ड, क्योंकि 6 साल का बच्चा
पहली क्लास में है, 7 साल का दूसरी में, 8 साल का तीसरी में। ओके, तो जब तक थर्ड ग्रेड खत्म होती है तो हो सकता है ना बच्चा 9 साल का, तो 3 से 9 साल का जो एज ग्रुप है ना, उसकी लर्निंग नीड्स पे फोकस कर रहे हैं ये, और ये बोल रहे हैं कि यूनिवर्सल एक्विजिशन होना चाहिए, यानी सबको आना चाहिए क्या, फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी, यानी बेसिक पढ़ना लिखना और न्यूमेरिकल सॉल्व करना नॉर्मल वाले, वो आना चाहिए आपको थर्ड क्लास तक। तो इस चीज पे फोकस है ये, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है आपको। जब ग्रेड पूछी जाए तो थर्ड ग्रेड, जब एज पूछी जाए तो 3 से 9 साल पूछी जा सकती है कि निपुण भारत में कौन सी एज के बच्चों के लिए है, तो वो 3 से 9 साल के बच्चों के ऊपर फोकस करते हैं, और कौन सी क्लास के, थर्ड क्लास तक के। ओके, और ये 26-27 इसकी नया टारगेट दिया गया है। देन निपुण भारत जो है वो इंप्लीमेंट किया जाएगा, कौन इंप्लीमेंट करेगा, डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन एंड लिटरेसी इंप्लीमेंट करेगा। 5 टायर इंप्लीमेंटेशन होगा, यानी नेशनल लेवल पे इंप्लीमेंटेशन, देन स्टेट लेवल, डिस्ट्रिक्ट लेवल, ब्लॉक लेवल और स्कूल लेवल, तो ये 5 लेवल हो गए हैं। याद रखिए कि ये किसके अंडर आ गया, समग्र शिक्षा अभियान के अंडर है, जो अपनी सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है ना समग्र शिक्षा अभियान, उसके अंडर। समग्र शिक्षा अभियान क्या है, समग्र शिक्षा अभियान में ऑलरेडी 3 एग्जिस्टिंग स्कीम्स चल रही हैं, ये आपकी कौन कौन सी हैं, सर्व शिक्षा अभियान, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान और टीचर एजुकेशन। कई बार हम सोचते हैं कि समग्र शिक्षा की बात हो रही है तो शायद टीचर को इंक्लूड नहीं करेंगे, सो ऐसा नहीं है, एसएससी, रमसा और टीई दोनों तीनों इंक्लूडेड है। ओके, देन निष्ठा पूछा जा सकता है आपसे, एक स्पेशल पैकेज है किसके लिए, जो फाउंडेशनल लिटरेसी और न्यूमरेसी की हम बात कर रहे हैं ना, वो हेल्प कहां से ली जाएगी, निष्ठा से हेल्प ली जाएगी। निष्ठा क्या है, नेशनल इनिशिएटिव फॉर स्कूल हेड एंड टीचर्स होलिस्टिक एडवांसमेंट, तो ये फुल फॉर्म आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इसको नोट डाउन जरूर कर लीजिएगा। एनसीईआरटी ने इसको डेवलप किया है, अराउंड 25 लाख टीचर्स को इससे फायदा हुआ, उनको ट्रेनिंग दी जा चुकी है। तो ये किसके लिए है, ये टीचर्स की या जो हेड है उनकी क्वालिटी को इंप्रूव करने के लिए है। ओके, इसके साथ साथ एक और बात आप याद रखिए, स्कूल प्रिपरेशन मॉड्यूल, ये आपसे पूछा जा सकता है डेफिनेटली, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके लिए पूरी एनईपी में। क्या है इसमें, एक तो एसपीएम की फुल फॉर्म याद रखिए, स्कूल प्रिपरेशन मॉड्यूल, ऊपर से ये 3 महीने का है, एक महीने में 4 हफ्ते होते हैं, तो 3 महीने या 12 हफ्ते, कोई भी चीज आपसे बोली जा सकती है, 12 वीक्स और 3 मंथ्स, उसके लिए मतलब जब बच्चा फर्स्ट क्लास में आएगा उससे पहले 3 महीने का उसको प्ले बेस्ड स्कूल प्रिपरेशन मॉड्यूल, मतलब उसको स्कूल के लिए प्रिपेयर किया जाए। सो वो प्ले बेस्ड, वो होता है कई बार बोल देते हैं ना प्ले स्कूल में जा रहा है, तो फर्स्ट क्लास में आने से पहले भी 3 महीने का ये प्ले बेस्ड मॉड्यूल आप उस बच्चे का रहेगा। तो ये आपको याद रखना है, एनसीईआरटी ने 3 महीने का प्ले बेस्ड ये मॉड्यूल रेडी किया है, जो कि अडेप्ट किया है जो आपके स्टेट्स या यूटीज हैं, या फिर अडोप्ट किया है, मतलब अपने अडोप्ट तो करना एज इट इज आपने उठा लिया, अडेप्ट करना मतलब उसको थोड़ा बदलाव करके अपनी नीड्स के हिसाब से उसको लागू कर दिया। ओके, सो एसपीएम याद रखिए। निष्ठा की हमने बात की थी, निष्ठा 3 लेवल पे है, 1.0, 2.0, 3.0। निष्ठा किसके लिए, हेड और टीचर्स के लिए, उनकी क्वालिटी इंप्रूवमेंट के लिए। तो वो एलिमेंट्री लेवल पे अगर है, मतलब निष्ठा 1.0 एलिमेंट्री लेवल के टीचर्स पे फोकस कर रहा था कि फर्स्ट से 8th क्लास में जो टीचर्स हैं पढ़ाते हैं वो निष्ठा से अपनी अपडेटिंग जारी रखें। सेकेंडरी लेवल के जो है वो निष्ठा 2.0 लेके आए, और अब निपुण भारत आ गया है अपना, तो जो ईसीसी है, अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन, से लेके 5th क्लास तक के जो टीचर्स हैं उनके लिए निष्ठा 3.0 है अपना। ओके, ये मैंने लास्ट, अच्छा ये एनसीएफ है अपना। अच्छा ओके, एक चीज और, जो आपका ये एनईपी है ना, इसमें नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क्स की बात की गई है, तो 4 नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क बोले गए हैं आपके। ओके, एक है आपका फाउंडेशनल स्टेज के लिए, यानी ये क्या हो जाएगा आपका, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर फाउंडेशनल स्टेज, ऐसे आएगा। ओके, या फिर इसको कई बार ऐसे भी लिखा जा सकता है, ईसीसी के लिए, अर्ली चाइल्डहुड एंड केयर के लिए। ओके, सो फाउंडेशनल स्टेज के लिए निकाला था, बट हमारे पास अगर बोला जाए 4 कौन कौन से हैं जो एनईपी ने बोले हैं, तो वो 4 एनसीएफ में से क्या आ जाएगा, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क, एनसीएफ आगे रहेगा, देन अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन के लिए, स्कूल एजुकेशन के लिए, अडल्ट एजुकेशन के लिए और टीचर एजुकेशन के लिए। ठीक है, सो एनसीएफएसई, एनसीएफएई, एनसीएफटीई, ये आपको याद होने चाहिए कि ये 4 एनईपी ने बोले हैं। ओके, देन एनसीए तो अपना सबसे इंपॉर्टेंट है अब तक का नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क। 1986 में बोला गया था कि भाई एनसीएफ बनाओ थोड़ा सा नेशनल लेवल पे, ऑल्दो उससे पहले भी था, बट फिर एक चेयरपर्सन वो हायर किए जाते हैं, प्रोफेसर यशपाल, वो याद रखिए। देन लर्नर सेंट्रिक था, मेजर शिफ्ट था टीचर टू लर्नर सेंट्रिक। 25 to 40% क्वेश्चन जो है ना वो शॉर्ट आंसर टाइप होने चाहिए जब आप एग्जाम ले रहे हो।
ओके। 10th का बोर्ड जो है वो ऑप्शनल की बात की थी इन्होंने। इवैल्यूएशन सिस्टम में ग्रेड्स आने चाहिए, मार्क्स की बजाय ग्रेड्स दीजिए उनको। एग्जाम अगर बच्चे फेल हुए हैं या कम मार्क्स आए हैं तो री एग्जामिनेशन इमीडिएटली करवाइए ताकि उनका साल वेस्ट ना हो। पहले क्या होता था, अगले साल दूसरे बच्चों के साथ आपको एग्जाम देना पड़ता था, अब आपको इमीडिएटली 2 महीने के अंदर अंदर आपका एग्जाम होगा और अगर आप उसमें पास हो जाते तो आपको अगली क्लास में प्रमोट कर दिया जाएगा। ठीक है। 10वीं और 12वीं के लिए 2 घंटे का ही होमवर्क बोला है इन्होंने, यानी बच्चा 10वीं या 12वीं में है तो घर जाके उसको इतना काम दो कि वो 2 घंटे में हो जाए, दैट्स इट। इससे पहले 4 एनसीएफ आ चुके हैं, 1975, 1988 में, 2000 में और 2005 में, ये चौथा था। और इन 4 के बाद अब अपने एनईपी 2020 के बेसिस पे फर्दर 4 अपने आएंगे। ओके, जिनमें से 2 आ चुके हैं जो मैंने करा रखे हैं, पढ़ने का मन हो तो सुन लीजिएगा, अदरवाइज ज्यादा जरूरी नहीं है। लर्निंग विदाउट बर्डन को आप याद रखिए, 1993 की जो रिपोर्ट थी उसकी तवज्जो में, मतलब उसको तवज्जो देते हुए जो आपका जो ये था ना एनसीएफ एसई 2000 वाला, इसको मॉडिफाई करने की बात की गई थी, तब जाके अपना नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 आता है। इसमें स्टार्टिंग ही एक ऐसे के साथ होती है, वो ऐसे का नाम है आपका सिविलाइजेशन एंड प्रोग्रेस। अब मुझे ये बताइए कि ये सिविलाइजेशन एंड प्रोग्रेस ऐसे जो है वो रविंद्रनाथ टैगोर का है या स्वामी विवेकानंद का है? ओके, ये गाइडिंग प्रिंसिपल है कि आप जो है आउटसाइड लाइफ को स्कूल के साथ कनेक्ट कीजिए कि बच्चा जो स्कूल में सीख रहा है वो बाहर जाके अप्लाई भी कर सके, चीजें थोड़ी बैलेंस आउट हो, ऐसा ना हो कि स्कूल में जो सीख रहा है वो बाहर तो काम ही नहीं आ रहा है, वो नहीं होना चाहिए। आपकी लर्निंग जो वो रोट मेथड से यानी रट्टाफिकेशन से दूर भेजिए चीजों को, ठीक है, रटना नहीं है, मेमोरी लेवल ज्यादा यूज ना हो आपका। ओके, करिकुलम को एनरिच कीजिए, ऐसा ना हो कि बच्चे सिर्फ टेक्स्ट बुक सेंट्रिक हो जाए, एक ओवरऑल डेवलपमेंट पे फोकस किया जाए, उनके ओवरऑल चीजों पे, या जो अपने देश में जो चीजें हो रही हैं, या जो अपनी क्या बोलते हैं इनको सेक्युलर वैल्यूज या जो वैल्यूज है, मोरल वैल्यूज, उनको इनकलकेट किया जाए, एग्जामिनेशन को थोड़ा सा फ्लेक्सिबल बनाया जाए। ठीक है, ये मेजर शिफ्ट है, इससे आपको सारे के सारे एनसीएफ का आइडिया हो जाता है आराम से कि टीचर सेंट्रिक से लर्नर सेंट्रिक पे टीचर डायरेक्शन दे रहे, यहाँ पे तो टीचर डायरेक्शन देता है, डिसीजन लेता है, यहाँ पे लर्नर की ऑटोनॉमी रहेगी, यहाँ टीचर गाइड और मॉनिटर करता है, यहाँ सिर्फ फैसिलिटेट करेगा, टीचर सपोर्ट करेगा जहां गड़बड़ हो रही है, जहां हेल्प चाहिए है। ठीक है, यहाँ बच्चे पैसिव फॉर्म में है, यहाँ एक्टिव पार्टिसिपेशन होना चाहिए, यहाँ सिर्फ 4 दीवारों के अंदर पढ़ाई हो रही है, लर्निंग हो रही है, यहाँ पे वाइडर सोशल कॉन्टेक्स्ट इंक्लूड किया है कि सोशल लाइफ से रिलेट कीजिए एजुकेशन को। ओके, यहाँ पे नॉलेज गिवन है, टीचर दे रहा है और फिक्स्ड है, यहाँ पे इवॉल्व है, क्रिएशन, बच्चे से कंस्ट्रक्ट करवाइए नॉलेज। ओके, ये डिसिप्लिनरी फोकस है कि सब्जेक्ट्स के ऊपर फोकस है, ये मल्टी डिसिप्लिनरी हो गया कि इंटर रिलेटेड हो चीजें सारी की सारी। यहाँ पे लीनियर एक्सपोजर था कि ये चीजें हैं, इसी तरीके से चलेगा, यहाँ मल्टीपल और डाइवर्जेंट एक्सपोजर पे फोकस है, यहाँ पे अप्रेजल, शॉर्ट व्यू, इस चीज पे फोकस है, यहाँ कॉन्टिन्यूअस पे फोकस है कि कॉन्टिन्यूअस डेवलपमेंट होना चाहिए, और सीसीई पे फोकस रहेगा कि कॉन्टिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन पे आप फोकस कीजिए। ओके, ये क्रोनोलॉजी है जी जो मैं यूजुअली डाल देती हूं कि कई बार बहुत फैक्चुअल रैंडम क्वेश्चन आ जाए, जो आपके हिस्ट्री वगैरह वाला पोर्शन है उसमें भी आपको हेल्प मिलेगी। सो ये माउंट स्टॉर्ट एल्फिंस्टन रिपोर्ट कहाँ से आई थी, वहां से लेके ये सारी की सारी 1994 में सार्जेंट प्लान, उसके बाद आपका यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन आया था, सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन, फिर एक हंसा मेहता कमेटी आई थी। तो इस तरीके से मैंने चीजें आपके लिए ऑर्गेनाइज कर रखी हैं। ये मैं यूजुअली हर एक मैराथन जो भी मैं टीचिंग से रिलेटेड लेती हूँ उसमें मैं इसको ऐड ऑन कर देती हूँ। सो ये सारी की सारी चीजें लिखी हुई हैं, आपको आराम से समझ आ जाएंगी। फिर भी कोई चीज समझ ना आए तो पूछ लीजिएगा कमेंट करके। अब हम पीवाईक्यूज पे आ जाते हैं। 15 पीवाईक्यूज हैं आपके, आप रोक के भी आंसर करके देख सकते हैं कि आपका ठीक होता है या नहीं होता है। ओके, स्टूडेंट्स लर्न बेस्ट बाय, तो स्टूडेंट कैसे सबसे बढ़िया सीखेंगे, सुन के, पढ़ के, करके या सीइंग, तो डूइंग ना, मतलब इसका तो कोई दो राय नहीं होनी चाहिए, इजी से क्वेश्चन है। सो लर्निंग बाय डूइंग पे फोकस होता है, तो बच्चे करके सीखेंगे बहुत बढ़िया, बेस्ट। ओके, लेक्चर मेथड इफेक्टिव रहेगा, तो लेक्चर मेथड को तो हम वैसे सपोर्ट नहीं करते, बट लेक्चर मेथड किस लिए इफेक्टिव रहेगा, नई इंफॉर्मेशन को या कॉन्सेप्ट्स को इंट्रोड्यूस करने के लिए, एडिक्वेट एटीट्यूड डेवलप करने के लिए, नई स्किल इंट्रोड्यूस करने के लिए, या पार्टिसिपेशन का लर्नर्स का पार्टिसिपेशन स्टिमुलेट करने के लिए। सो ऑब्वियसली पार्टिसिपेशन तो इसमें ज्यादा होता ही नहीं लेक्चर मेथड में, तो ये तो नहीं है, कोई स्किल डेवलप नहीं हो रही है इसमें, टीचर आ रहा है पढ़ा रहा है, बट टीचर आ रहा है और आपको कुछ नई इंफॉर्मेशन दे रहा है जो आपको नहीं पता थी। सो एक नई इंफॉर्मेशन और कॉन्सेप्ट को इंट्रोड्यूस करने के लिए लेक्चर मेथड बेस्ट है आपका। ओके, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 का किस पे फोकस करता है, अभी अभी बात की, लर्नर सेंटर्ड पे। जहां पे भी अच्छी बात हो ना, मतलब अभी रिसेंट की कोई भी अच्छी चीज पूछ ली जाए तो अच्छी चीज पे फोकस कीजिए कि लर्नर सेंटर्ड रहेगा, लर्नर के होलिस्टिक डेवलपमेंट पे फोकस करेंगे, तो लर्नर पे फोकस है सारी चीजों पे।
ओके टीचिंग का जो प्रोसेस है, इस तरीके के क्वेश्चन में आपको थोड़ा सा सोच समझ के आंसर देना है। कैसे? देखो पहले तो ऑप्शंस पढ़ते हैं हम। रिलेटिंग द प्रेजेंट नॉलेज विद प्रीवियस, यानी जो प्रेजेंट नॉलेज है उसको प्रीवियस से कनेक्ट कीजिए। ओके इवेल्युएट करना, रीटीच करना, ऑब्जेक्टिव्स बनाना, मटेरियल को प्रेजेंट करना। तो देखो ये तो सबको पता है ना, इवेल्युएशन तो होता है लास्ट में, और अगर रीटीचिंग की बात हो रही है तो हमने इवेल्युएशन कर लिया, उसके बाद ही हम पढ़ाएंगे, राइट? सो ये ऐसे रहेगा स्टेप। मुझे इतना पता है कि 2 पहले आएगा और 3 बाद में आएगा, कि पहले इवैल्यूएशन होगा फिर रीटीचिंग होगा। सो यहाँ पे कहीं नजर, और लास्ट के ही स्टेप होंगे ये, बाकी सारे स्टेप तो पहले ही आ जाएंगे, रीटीचिंग तो लास्ट स्टेप होएगा, राइट? तो लास्ट स्टेप होएगा, तो ये देखते हुए भी मुझे यहाँ से समझ आ जाना चाहिए कि 2 3, ये तो 3 2 है ऑटोमेटिकली, ये तो वैसे ही गलत हो गया। ये तो सबसे पहले इवैल्यूएशन करने की बात कर रहे हैं, ऐसे कैसे इवैल्यूएशन करोगे आप सबसे पहले, राइट? सो ये यहाँ पे आपके पास, यहाँ पे भी 2 3 था, यहाँ पे भी 2 3 था। तो इस तरीके से आपको एलिमिनेशन मेथड आना चाहिए कि आप स्मार्टली सोल्व कर पाए, अगर आपको एग्जैक्ट ना भी पता हो तो। ओके तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ऑब्जेक्टिव्स फॉर्मुलेट करेंगे कि आप ऑब्जेक्टिव्स क्या है अकॉर्डिंग टू दीज क्वेश्चन। ये जो 5 ऑप्शंस दे रखे हैं उस बेसिस पे। सो पहले आप ऑब्जेक्टिव्स बनाएंगे, ऑब्जेक्टिव्स बनाने के बाद आप प्रायर नॉलेज से रिलेट करेंगे, फिर आप अपना प्रेजेंटेशन करेंगे मटेरियल का, फिर आप इवेल्युएट करेंगे, अगर कुछ गड़बड़ है तो वापस से टीच करेंगे, तो आपका 4th आंसर हो जाएगा। ओके इफेक्टिवनेस ऑफ टीचिंग कैन बी जज्ड बाय टर्म्स ऑफ कोर्स कवरेज। तो इफेक्टिवनेस कैसे पता कर सकते हो आप कि इफेक्टिव टीचिंग हुई है कि नहीं हुई है, कि कोर्स पूरा हो गया या नहीं, लर्निंग आउटकम्स क्या है स्टूडेंट्स के, स्टूडेंट्स का इंटरेस्ट है कि नहीं, या टीचिंग एड्स इस्तेमाल हुए हैं कि नहीं। तो हम ऑब्जेक्टिव्स को, या इफेक्टिव, मैं मैंने क्या बोला था आपको कि टीचिंग इफेक्टिव या टीचिंग कंप्लीट तभी होगी जब बच्चों को आ जाए। तो बच्चों की लर्निंग आउटकम से हम पता करेंगे कि उनको समझ आया कि नहीं आया, राइट? तभी तो इफेक्टिवनेस होगी। अगर बच्चों को समझ नहीं आया ना, तो वो इफेक्टिव टीचिंग नहीं है। तो जब भी इफेक्टिव टीचिंग की बात आए ना, ये दिमाग में बिल्कुल ऐसे गांठ बांध लीजिए कि इफेक्टिव टीचिंग का प्रोसेस तभी पूरा हो सकता है जब बच्चे को समझ आया हो। अगर समझ नहीं आया, आपके लर्निंग आउटकम्स आपको नजर नहीं आ रहे हैं, तो वो टीचिंग इफेक्टिव हुई ही नहीं है। भले ही आपने पूरा कोर्स करवा दिया हो, भले ही बच्चे इंटरेस्टेड हो, भले ही आपने कितने भी टीचिंग एड्स इस्तेमाल किए हो, उससे फर्क नहीं पड़ेगा अगर आपके ऑब्जेक्टिव्स जो आप लेके चले थे वो पूरे नहीं हुए हैं, आपके लर्निंग आउटकम्स में आपको वो नजर नहीं आ रहे हैं। ओके इमेजिन यू आर वर्किंग इन एन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, जहां पे लोग जो है वो इक्वल स्टेटस के हैं। विच मेथड ऑफ कम्युनिकेशन इज बेस्ट सुटेड एंड नॉर्मली एम्प्लॉयड इन सच अ कॉन्टेक्स्ट। तो जब इक्वल स्टेटस पे, जैसे आप क्लास में सिर्फ बच्चों से बात करते हो, सो वो आपका क्या रहेगा, हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन रहेगा, जब सेम लेवल के लोगों में बात हो। जब बच्चे टीचर से या टीचर प्रिंसिपल से बात कर रहा है, वो आपका वर्टिकल कम्युनिकेशन रहेगा। ओके सो कॉर्पोरेट लेवल पे अलग कम्युनिकेशन रहेगा, और क्रॉस कम्युनिकेशन मतलब क्रॉस लेवल, हम यूजुअली ये आपके जो कॉर्पोरेट लेवल पे कम्युनिकेशन होता है ना, वहां देखते हैं क्रॉस को। सो बेसिकली सेम स्टेटस पे बात हो रही है, सो हॉरिजॉन्टल। अगर पूछ लिया जाए बच्चे टीचर से बात कर रहे हैं या टीचर प्रिंसिपल से कोई कम्युनिकेशन कर रहा है, सो वो आपका वर्टिकल कम्युनिकेशन रहेगा। ओके जी 7th क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द हाईएस्ट लेवल ऑफ कॉग्निटिव एबिलिटी। डायरेक्ट क्वेश्चन है, और ब्लूम की रिवाइज्ड टेक्सोनॉमी, रिवाइज तो 2001 में हुई थी, हमने बात की थी कि एंडरसन और क्रोथल ने रिवाइज की है। सो वहां से क्या था, सबसे लास्ट वाला स्टेप अपना था क्रिएटिंग का। ओके 8th क्वेश्चन, इंस्ट्रक्शनल एड्स आर यूज्ड बाय द टीचर। तो जो टीचर एड यूज कर रहा है इंस्ट्रक्शन देने के लिए या पढ़ाने के लिए, वो किस लिए यूज कर रहा है, क्लास को ग्लोरीफाई करने के लिए, बच्चों को अट्रैक्ट करने के लिए, कॉन्सेप्ट को क्लैरिफाई करने के लिए, या डिसिप्लिन मेंटेन करने के लिए। सो डिसिप्लिन मेंटेन की कोई बात नहीं है, जो इंस्ट्रक्शन दी जा रही है वो आपके कॉन्सेप्ट्स को क्लैरिफाई करने के लिए दी जा रही है। ठीक है डिसलेक्सिया क्या है, अभी अभी पढ़ा था, रीडिंग डिसऑर्डर है। राइटिंग डिसऑर्डर क्या रहेगा, डिसलेक्सिया डिसग्राफिया। तो राइटिंग डिसऑर्डर में क्या था, हैंड राइटिंग वाली बात जो हमने की थी वो अपना डिसग्राफिया था। तो एटलीस्ट आपको जो मैंने बताए थे, डिसलेक्सिया, डिसग्राफिया, डिसकैलकुलिया और डिस्प्रैक्सिया, ये 4 तो याद होने चाहिए। ओके डेमोन्स्ट्रेशन रेफर्स टू अ टीचिंग मेथड इन विच द लर्नर्स। तो लर्नर्स इसमें क्या करेंगे, डू द प्रोसेस ऑन देयर ओन। तो डेमोन्स्ट्रेशन में बच्चे खुद थोड़ा ना करते हैं टीचर उनको करके दिखा रहा होता है। प्रैक्टिकल वर्क करते हैं बच्चे नहीं। रीड फ्रॉम द टेक्स्ट एंड इंटरनलाइज द स्टेप्स ऑफ प्रोसेस नहीं। हम वो बच्चे दे, उनके पास एक अपॉर्चुनिटी है कि वो ऑब्जेक्ट को ऑब्जर्व करें और प्रोसेस करें कि वो क्या सीखना चाह रही है। ठीक है सो वो चीज रहेगी कि वो अपॉर्चुनिटी उनके सामने है कि वो ऑब्जेक्ट को ऑब्जर्व कर सकते हैं। टीचर उनको ऑब्जर्व करवा के, वो मॉडल सामने रखा है उसको दिखा के डेमोन्स्ट्रेट कर रहे, समझा रही है। ओके सो डी आंसर रहेगा।
देन है टीचिंग इज अ टू फोल्ड एक्टिविटी ऑफ कम्युनिकेटिंग इंफॉर्मेशन एंड, तो देखो टीचिंग अपने आप में एक अलग प्रोसेस है और लर्निंग तो टीचिंग लर्निंग को हम कनेक्ट कर देते हैं, बट टीचिंग और लर्निंग एक पूरा मतलब साथ में प्रोसेस है, टीचिंग पार्ट नहीं है लर्निंग का, या लर्निंग पार्ट नहीं है टीचिंग का एक तरीके से। ओके तो कम्युनिकेट क्या करोगे आप टीच करते टाइम, इंफॉर्मेशन को और कंटेंट को इंपार्ट करोगे, तो मतलब इसके आंसर की अपने पास नहीं है, सो इसका आंसर कंटेंट होना चाहिए। मैंने बाकी प्रोफेसर से भी इसका कंफर्म किया कि कोई कंफ्यूजन ना हो, सो थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन है ये, मतलब हमारी प्रोफेसर का तो कहना था कि आधी बार तो ऐसे क्वेश्चंस ड्रॉप भी हो जाते हैं, तो एक दो क्वेश्चन वेग देखने को मिले हैं, बट टीचिंग को एक टू फोल्ड एक्टिविटी बोला जा रहा है, सो इंफॉर्मेशन के साथ देखो इंटेंट नहीं आएगा, जजमेंट नहीं आएगा, लर्निंग वैसे ही नहीं आएगा, तो आपके पास सिर्फ ए ही ऑप्शन बचता है, तो आप ए ऑप्शन के साथ जा सकते हो। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड एज डिस्क्राइब्ड इन नेशनल पॉलिसी, तो 1986 की पॉलिसी में जो ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड की बात की गई है उसमें ये था कि मिनिमम चीजें ये तो होनी ही चाहिए किसी भी स्कूल में, कि मतलब भाई चेयर हो या एक टीचर हो, इतने बच्चे हो, एक रूम हो, इस तरीके से जो मिनिमम रिक्वायरमेंट की बात इन्होंने की थी, तो इन्होंने क्वालिटी ब्लैक बोर्ड्स बनाने की बात नहीं की, प्रोवाइडिंग मिनिमम एसेंशियल फैसिलिटीज, की मिनिमम इतनी फैसिलिटीज दो कि बच्चे को पढ़ा सके। ओके सो ये यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एजुकेशन की बात तो सर्व शिक्षा अभियान में की गई थी 2001 में, सो बी आंसर आएगा इसका। हेड ऑफ द स्कूल यूजेस, हेड ऑफ द स्कूल यूज करता है, क्या यूज करता है, इनमें से कौन सा प्रोसेस यूज करता है, एक आइडिया जनरेशन प्रोसेस की तरह, दैट स्पेशली एनकरेजेस various alternatives while withholding any criticism of those alternatives। so इसमें बेसिकली ये पूछा गया है आपसे, ये क्वेश्चन हमारी टीचर के प्रोफेसर के अकॉर्डिंग थोड़ा सा वेग था, बट मैंने जितना इसको स्टडी किया है, देखो ब्रेनस्टॉर्मिंग और ग्रुप डिस्कशन, हो सकता है आपको नॉमिनल ग्रुप टेक्निक ना पता हो, क्योंकि इस क्वेश्चन से पहले मुझे भी नहीं पता थी, बट जब मैंने सर्च किया तो उस हिसाब से मुझे ऐसे लगता है कि इसका आंसर सी आना चाहिए, क्योंकि ग्रुप डिस्कशन और ब्रेनस्टॉर्मिंग नॉमिनल ग्रुप टेक्निक में शामिल है। ओके सो जब मुझे इसका मतलब पता चला तो मैं बिल्कुल श्योर थी कि यही आंसर आना चाहिए। सो नॉमिनल ग्रुप टेक्निक क्या होती है, एनजीटी एक स्ट्रक्चर्ड मेथड होता है ग्रुप ब्रेनस्टॉर्मिंग के लिए, यानी ग्रुप में भी हो रही है तो डिस्कशन तो होगा एक पॉइंट पे, सो ग्रुप डिस्कशन भी आ गया, ब्रेनस्टॉर्मिंग भी आ गया। और सेमिनार तो हम आइडिया जनरेशन के लिए नहीं करते, सेमिनार तो हम यूजुअली कि हमने सेमिनार कंडक्ट किया है तो उसमें इंफॉर्मेशन इंपार्ट करने को करते हैं हम। ओके सो ग्रुप ब्रेनस्टॉर्मिंग इसके अंदर होती है, जो कि हर एक के कंट्रीब्यूशन को एनकरेज करती है कि सब लोग बताएं। सो ओवरऑल ये एक ग्रुप प्रोसेस हो गया जिसमें प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना, सोल्यूशन जनरेट करना और डिसीजन मेकिंग, तीनों ही चीजें तो हो गई शामिल। तो जब सारी चीजें शामिल हो ही गई हैं, अल्टरनेटिव्स को भी क्रिटिसाइज नहीं किया जा रहा है, तो एक क्विक डिसीजन यहां से देखने को आपको मिलेगा। 5 स्टेप होते हैं नॉमिनल ग्रुप टेक्निक में। पहला रहेगा इंट्रोडक्शन, क्या दिक्कत है, प्रॉब्लम को इंट्रोड्यूस किया, साइलेंट आइडिया जनरेशन, सबने अपने अपने लेवल पे ब्रेनस्टॉर्मिंग की और आइडियाज को जनरेट किया, फिर उन आइडियाज को शेयर किया, ग्रुप डिस्कशन किया और उस बेसिस पे फिर वोटिंग की कि कौन सा बेटर है, डिसीजन मेकिंग हो गई। ठीक है, देन है विच आर्टिकल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डील्स विद द फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन। तो देखो फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन वैसे तो आर्टिकल अपना 21A कैपिटल A ये आर्टिकल अपना डील करता है, बट वो यहाँ पे मेंशन ही नहीं है, तो वो मेंशन नहीं है तो हम आर्टिकल 45 के साथ जाएंगे, क्योंकि आर्टिकल 45 जो है उसमें ये अपना DPSP था, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसीज, सो उसमें ये चीज बोली गई थी, बट बाद में हमने क्या किया, इसको रिपील करके, मतलब ये तो ऑब्वियसली खत्म हो गया ना यहाँ से, जब हमने यहाँ से इसको निकाल के 21A में इंसर्ट कर दिया। सो अगर यहाँ पे आर्टिकल 45 और 21A दोनों ऑप्शन में होते तो आप 21A के साथ जाते, बट यहाँ पे चूंकि और कोई मेंशन नहीं है तो आप आर्टिकल 45 के साथ जाएंगे। आर्टिकल 19 जो है वो किसके साथ है, फ्रीडम की बात करता है, राइट टू फ्रीडम, ये फंडामेंटल राइट है। ओके और 370 वगैरह ये थोड़े से ये लैंग्वेज वगैरह से रिलेटेड, या मतलब बिल्कुल वेग है, ये बहुत अलग आर्टिकल्स हैं, ये आपको रटने की जरूरत नहीं है, आप एजुकेशन से रिलेटेड याद रखिए। राइट टू लाइफ आपका मेंशन है 21 आर्टिकल में, और 21A आर्टिकल में एलिमेंट्री फ्री एंड कंपल्सरी एलिमेंट्री एजुकेशन अप टू द एज ऑफ 14 शामिल है, बट अप टू द एज ऑफ 14 ये नॉर्मल बच्चों के लिए है, जो स्पेशल एबिलिटी वाले या डिसेबल्ड बच्चे हैं उनके लिए 18 साल तक फ्री है, ये भी याद रखिए। लास्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज बेटर आइटम ऑफ ऐसे टाइप क्वेश्चन। सो ऐसे टाइप क्वेश्चन में अगर देखा जाए तो देखो, एक बोल रहे हैं डिस्कस करो न्यूटन के लॉज को, एक होता है कि क्या होते हैं न्यूटन के लॉज, व्हाट आर, देन एक्सप्लेन करो 3 न्यूटन के लॉज को, और एक नोट लिखो। तो यूजुअली नोट की बात होती है तो हम छोटा सा ही नोट लिखने को प्रेफर करते हैं। ओके तो जब ऐसे टाइप बोल दिया ना तो डिस्कशन एक बहुत ब्रॉड वर्ड हो गया,
ओके अब ये तो व्हाट वाला और नोट वाला तो नहीं आएंगे, ठीक है, बहुत छोटे क्वेश्चन बनेंगे। तो देन बात आती है कि एक्सप्लेन करो, तो डिस्कस और एक्सप्लेन इज अ बेटर वर्ड, बट जब एक्सप्लेन की बात आ गई तो इन्होंने स्पेसिफाई कर दिया कि 3 लॉज को बताओ। ओके तो यहाँ पे लॉज की बात नहीं हो रही है, अल्टीमेटली बात इन वर्ड्स की हो रही है कि ऐसे टाइप क्वेश्चन में कौन सा वर्ड सुटेबल रहेगा। तो यूजुअली आप देखेंगे डिस्कशन वाला बेटर ऑप्शन है। हमारे टीचर्स भी ए और 3 पे जाके अटके थे, बट अल्टीमेटली अगर आंसर देना पड़े तो ए होना चाहिए आपका आंसर, क्योंकि इसमें हमने स्पेसिफाई नहीं किया है, बहुत ओपन एंडेड है कि आप तीनों लॉज, या आपको पता होना चाहिए कि 3 लॉ है या क्या क्या चीजें हैं, तो वो सारी चीजें आप डिस्कस करें। सो ऐसे टाइप क्वेश्चन में आपका आंसर यहाँ पे मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर फर्स्ट होना चाहिए। फिर भी आपको कोई कंफ्यूजन लगती है तो आप कमेंट करके पूछ लीजिएगा। ये आपका टीचिंग एप्टीट्यूड मैंने कंप्लीट करा दिया है। सो आई होप आपको हेल्पफुल रहे, आई होप आपको समझ आया हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम। आपको मतलब अगर थोड़ा बेसिक आपका एक टीचिंग एप्टीट्यूड है ना, टीचर्स की तरह, मतलब किस तरीके से टीचर पढ़ाते हैं, वो अगर आपको आइडिया है, आप एक दिल से अच्छे टीचर बनना चाह रहे हैं, तो मुझे नहीं लगता आपको टीचिंग एप्टीट्यूड में कोई दिक्कत आनी चाहिए। जो फैक्चुअल पोर्शन था वो मैंने सारा इंक्लूड किया है इसके अंदर, और कॉन्सेप्चुअल में मैंने आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करने की कोशिश की है। ओके जी, सो 15 में से अच्छे नंबर लेके आने हैं इसमें। फिर भी कोई दिक्कत आए तो कमेंट करके पूछिए। दिस वाज ऑल अबाउट टुडे, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बी हैप्पी, कीप स्माइलिंग, सब्सक्राइब to Inculcate Learning because it is absolutely free, and be consistent in your efforts.